Very good morning to all. Welcome to online lectures of Aryan Commerce classes, especially for TY BCom. We are with the subject called financial accounting. In the last lecture, we started with a topic called buyback of equity shares. Buyback of equity shares. And in that, we had seen the meaning of buyback of equity shares, why they buy back the equity shares, and what are the conditions to be satisfied for buyback of equity shares for a company. So if a company want to buy back the shares, first of all, it is prohibited. पहली बात तो अलाउड ही नहीं. हाँ, अगर आप परमिशन लेते हो तो फिर आपको अलाउड है. तो परमिशन will be granted with the help of conditions. Condition number 1 says the maximum amount of buyback can be 25% of owners' funds. Number 2, second condition, your debt equity ratio after buyback should be 2:1. कल देखा था हमने, अगर आप लोन लिया रहेगा आपका कंपनी और लोन लेने के बाद अगर आपका लोन अमाउंट और ओनर्स फंड्स को कंपैरिजन किया तो बायबैक करने के बाद उसका रेशियो should be 2:1. It should not be less than 2:1. ज्यादा रहेगा तो चलेगा, बट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिडक्शन 2:1. थर्ड कंडीशन हमने देखा था, दैट इज 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स. 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स. सो 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को बुलाओ, फिर उनका 25% निकालो और उनको सेटलमेंट करने का तो कितना पैसा लगेगा. ये तीनों अमाउंट को कंपेयर करो, whichever is less will be the. फिर हमने देखा था कि ये कंडीशन होने के बाद आपको सामने बोलेंगे कि प्लीज आप चेक करो स्कीम ऑफ बायबैक. स्कीम ऑफ बायबैक में आपको बोलते कि आप पहले देखो कि उनसे कितना लिया था और आप अभी कितना रिटर्न एक्स्ट्रा, वो सब चेक करो. फिर मैंने आपको बोला था इधर आर 2 पार्ट्स है उसमें कैपिटल किधर से लेके आना चाहिए, वो एक पार्ट है. फिर आप ये बोला जाता है कि आप प्रीमियम जो एक्स्ट्रा देने का वो कैसे देना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा. उसके बाद आप स्कीम को रख के आप क्या कर सकते हो, फिक्स हो गया तो आप उसको रिकॉर्ड करो. जैसा आप फीस मेरे को दिया तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो इधर भी स्कीम रेडी हो गया तो फिर आप बोलते कि उसको रिकॉर्ड करो कि किधर किधर से पैसा आने का चांसेस है, कैसा कैसा हमको लेना पड़ेगा, वो सबका डिटेल्स आप जर्नल एंट्री में करेंगे. तो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था. फिर उसके बाद कल हमने एक नया पार्ट देखा था कि यू हैव टू प्रिपेयर द वर्टिकल बैलेंस शीट. यू हैव टू प्रिपेयर द वर्टिकल बैलेंस शीट. तो वर्टिकल बैलेंस शीट में आपको ये बताया जाता है कि आफ्टर द बायबैक ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन में क्या चेंजेस होने का चांसेस है वो बताओ. तो हमने वर्टिकल में किया था, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताया था कि एंड दिस बैलेंस शीट जो हम प्रिपरेशन के विल रिमेन सेम. और कल एग्जाम आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 8. तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग डाउट पूछेंगे, बट एक ही रोल नंबर ने डाउट पूछा Y03, बाकी लोग ने कुछ पूछा नहीं. इसका मतलब आपने उस सम्स का होमवर्क किया नहीं. ठीक है, सो आई विल सॉल्व दैट सम. एक्चुअली वो सम उसके लिए दिया था कि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि उसके अंदर क्या है. ठीक है, वो एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको दिया था, नहीं किया तो फिर बाद में हम जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. जो भी आपको बोला जाता है कि प्लीज आप उसको करो, नो अदर ऑप्शन. टीवाई बीकॉम का जितना भी आपका अकाउंट्स का लेक्चर्स रहेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में तकलीफ होएगा. फिर बाद में एग्जाम के नियर बाय टाइम में जब आप बोलेंगे कि मेरे को ये करना वो करना, तो इतना अपना दिमाग नहीं रहता. पाइथागोरस के बच्चे लोग नहीं है कि अपना हर चीज को एब्जॉर्ब कर सकते. और अब आप देखा रहेगा लेक्चर्स अपना ना 1-1.5 घंटे के ऊपर लेक्चर चलता नहीं. उसके बाद ही हम उसके पहले अपन थक जाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. बता रहा मैं बता रहा आप सुन रहे, मैं बता रहा आप सुन रहे, मैं बता रहा हूँ सुन रहा हूँ, चला रहा. फिर एक लिमिट के बाद ऐसे लगता है बस हो गया. तो अपना दिमाग का एक सबसे बड़ा खास बात वही है, वो एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. तो ऐसा इंटरवल देना पड़ता, ब्रेक देना पड़ता है. इसके लिए अपना लेक्चर्स आपका 1-1.5 आवर्स मैक्सिमम 2 आवर्स में, उसके ऊपर नहीं. 3 घंटे का पिक्चर में भी दुनिया भर का गाना रखने के बाद ही वो चलता है. उसमें भी गाने में वो वॉशरूम चला जाता है.
इधर उधर टाइम पास करिए हाँ करके फिर गाना जैसे खत्म होता अंदर आ जाए। बराबर है क्या? इधर तो पिक्चर नहीं, इधर तो पढ़ाई है, और पढ़ाई बोलेगा तो बचपन से अपना नफरत है। बराबर है क्या? तो फिर लेकिन टीवी में और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, आपको जो बोला गया आपको करना है। ऑनलाइन लेक्चर्स लेने का रीजन भी वही है कि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं तो फिर इतना मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं रही। इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, 2 घंटे का मेरे को लेक्चर्स के लिए एटलीस्ट मेरे को 5 आवर्स देना पड़ता। 5 आवर्स अगर मैं प्रिपरेशन करेगा, ये बना वो बना पीपीटी बना, उसका ये सेटिंग करो टाइपिंग करो सब बनाओ, तो तब जाके मैं आपको ये सब डिलीवर। अभी कल किसी ने मेरे को पूछा था कि सर मेरे को वो शीट दे दो, बायबैक का जर्नल एंट्री का शीट दो। मैं बोला यार वो नहीं दे सकता हूँ, मैं कल ही देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बाकी था, मेरे को मैं टाइप किया नहीं, जितना टाइप किया था उतना मैंने कल अपलोड करके मैं कल लेक्चर्स ले लिया। लेक्चर कल क्या 2 दिन से ले रहा हूँ मैं लेक्चर्स बाय बैक। बराबर है क्या? तो आज मैं कल रात को बैठ के कैसे तो करके उसको कंप्लीट किया। फिर टेकन 1 आवर के ऊपर मेरे को लगा कि कल ही आपका वो टीवाई का देखने के लिए। तो आज वो रेडी हो गया, क्योंकि कल उसने पूछा था। मैं बोला मैं करके दे देता हूँ, जितना सम्स है उसके हिसाब से मैंने कर दिया था। ठीक है, चलो। तो इसके लिए मैं बोला कि मैं आज देता हूँ करके, कल शायद वो सौरव ने पूछा था लगता है सर हमको चाहिए करके, तो आज मैंने रेडी कर दिया तो मैं आपको दे देता। सो मैं तैयारी कर रहा हूँ तो आपको भी तैयारी करना है। नहीं तो ऑफलाइन लेक्चर्स में भी हम कर सकते हैं, लेक्चर्स आप क्लासरूम में बैठ के, बट टाइम निकल जाता ना। समझा क्या? अप्रैल मई जून काफी टाइम हो जाता है, और अक्टूबर के बाद आपको एग्जाम रहेगा। तो फिर वो टाइम पे ना फिर सब चीज मैं कर नहीं पाएगा। मैं कर लेगा, तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके चलो, अभी अपना अपना स्टोरी खत्म करते हैं। नाउ विल स्टार्ट आवर लेक्चर्स। तो आज हम एक सम करेंगे जिसमें कल जो किया था वही है, बट कुछ नया पॉइंट के साथ कवर करेगा। और सभी जर्नल एंट्रीज को मैंने आज टाइप करके आपके लिए मैंने रेडी कर लिया, पीडीएफ बनाया मैंने आपको, और उसको प्रेजेंटेबल लाइक मैंने बना दिया। क्योंकि टाइप करना अलग है, वो वर्ड में रहता है, फिर अलग से उसको करना पड़ता है, वो सब करके मैंने ले लिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दी some of the new points today we are going to cover in buyback. So एक सम लेके मैं वो नए पॉइंट को कवर करने को मैं कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लेक्चर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इन द लास्ट लेक्चर इफ यू सी द लास्ट लेक्चर, हमने एक सम सॉल्व किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। और 8 मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट दैट 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बताएगा क्या क्या ऐसा भी। ठीक है, तो चलो अभी मैं सीक्वेंस चेंज नहीं करता हूँ, अभी क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करना है। और उसमें बहुत सारा पॉइंट, मुझे नया पॉइंट को भी आपको बताना है। ओके ना, उस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। और वो जो थ्योरी बताया था मैंने आपको, इसने बोला कि सर हमको चाहिए करके, तो यू कैन टुडे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जैसा जो बताया था ना। कल एक ही पेज था, मैं इसको 2 पेज में बनाया, अच्छे से थोड़ा सिस्टमेटिकली बना के पूरा चीज़ को मैंने कवर किया। इसको आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट में देगा तो बाद में आप ले लें। ठीक है, तो उसमें मैंने ये जर्नल एंट्रीज बताए थे। जर्नल एंट्रीज फॉर दी बायबैक, उसमें एंट्री नंबर 1 बताया, एंट्री नंबर 2 बताया, एंट्री नंबर 3 बताया, एंट्री नंबर 4 बताया, 5 बताया, और 6 7 मैंने कल ऐड किया उसमें। एक्चुअली वो टाइप करने को मेरे को टाइम नहीं मिला था कल, सॉरी स्टार्टिंग में बायबैक में, क्योंकि आपका भी टॉपिक नया था बायबैक, और मेरा 12th का भी जो एक टॉपिक था नया था, तो उसको भी प्रिपरेशन करना पड़ा, मतलब टाइपिंग, और इसका भी टाइपिंग करना पड़ा। और हमारा कोई स्टाफ नहीं है अभी, मतलब जो भी करना मुझे ही करना। स्टाफ वगैरह छुट्टी पे, ऑफिस में नहीं है लोग। तो पहला क्या होता था कि उन लोग को मैं बोल देता करो तो वो कर देते थे, 2 जन को बिठा देता कर दो तरापर कर डालते थे। अभी चांस ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मैं आपका लेक्चर्स खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कंप्यूटर्स में ही बैठा रहता। ठीक है, ओके नाउ ये सब मैं आपको पॉइंट बता के आपको नया पॉइंट को बताया। चलो अभी मैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल कंटिन्यू द लेक्चर्स। इसके बाद मेरे एमकॉम का भी लेक्चर्स रहता है पीछे पीछे ना। इस सम जो आपको जो बताया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यात्रिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000, मिला। इसमें कुछ टेबल बताया, और उसने बोला गया कि प्लीज आप क्या करो, द कंपनी इज डिसाइडेड टू सेल द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फाइंड द सीलिंग ऑफ बायबैक प्राइस पर टू बी सेटल 50,
पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ऐसा हमने बता के छोड़ दिया। एंड दिस सम कैरीज 20 मार्क्स, 20 मार्क का सम से जो सॉल्व किया कल, जो हमने बैलेंस शीट बनाया था वो भी आपका 20 मार्क का। ठीक है, तो आज का नया पॉइंट क्या रहेगा आपको देखने का, और सम्स को सॉल्व करते करते मैं नया पॉइंट को आपको क्या करेगा, इंडिकेट करते जाएगा कि नया पॉइंट तुम्हारा क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। सो कल जो हमने किया था वही पॉइंट है, बट न्यू पॉइंट को हम देखेंगे। सी दी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे पार्ट, उसको थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ, देन आई विल स्टार्ट। नए पॉइंट को लेके मैं बता के चढ़ दिया। ठीक है, पहला मैं आपको जर्नल एंट्री के पार्ट में आ जाता हूँ। सी और जर्नल एंट्री पार्ट, जर्नल एंट्री पार्ट में आ जाता हूँ, जो मैंने कल टाइप करके रेडी किया था। तो उसमें लिखा है कि फर्स्ट वन इज फर्स्ट एंट्री है क्या, जो मैं आपको 5 एंट्री पढ़ाएंगे, ध्यान में रखो, 5 एंट्रीज पढ़ा, उसको एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। इफ यू सी दैट एंट्री, उसमें बता कि अमाउंट क्या क्या यूज करेंगे, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड। तो पहला एंट्री बता कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट पहला एंट्री, ये एंट्री किसके लिए, हाँ, अगर आप कोई रिजर्व यूज करते रहेंगे, अगर आप कोई रिजर्व यूज करते रहेंगे तो उधर उन्होंने बताया कि आप इंटरनल रिसोर्सेज यूज करो। सेकेंड वन बताइए फ्रेश इशू, बाहर से भी पैसे लेके आ सकते, बाहर से पैसे लेके आए तो दिस इज द एंट्री। क्या एंट्री है, यस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाहर से पैसे लेके आए, और पार में भी लेके था प्रीमियम में, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट। ये क्या है मैं आपको समय बताया, मतलब बाहर से पैसा लिया तो दिस इज एंट्री। डिस्काउंट में लिया तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस कैपिटल। इफ कल ये मैंने टाइप नहीं किया था, आज मैंने उसको टाइप किया। okay? उसके बाद उन्होंने बताया कि इक्विटी शेयर्स को बुला लो, फिर उसका आप क्या करो, ड्यू बताओ। तो इधर बताना चाहिए क्या एंट्री बताना चाहिए, यस, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या बताया, यस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। आइडिया है क्या आपको, आइडिया है क्या, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनको कैपिटल कितना देने का और प्रीमियम कितना देना चाहिए, टोटल इक्विटी शेयर्स को कितना पे करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि एंट्री उसके बाद कौन सा एंट्री करना चाहिए, यस, प्रीमियम किधर से लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से लिया, कैपिटल रिजर्व से लिया, जनरल रिजर्व से लिया, प्रॉफिट किससे लिया, ये सब लेके किधर यूज किया, दिस इज यूज फॉर व्हाट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। फिर बोलते कि अमाउंट पेड का एंट्री करो, इधर तक किया था, ये वाला हमने नहीं किया था, दिस वन, ये आज हम करेंगे, हम नया पॉइंट आज हमको देखने को मिलेगा ये वाला, इधर तक। ठीक है, चलो, ये 5 एंट्री मैंने आपको लिख के बताया कि आप बाहर से पैसे ले सकते हो, दिस इज इंटरनल रिसोर्सेस, आप बाहर से पैसा लेने का रहेगा तो ये चांसेस है, बाहर में ले सकते हैं, प्रीमियम में ले सकते हैं, डिस्काउंट में ले सकते हैं आप, और उसके बाद एक्सटर्नल रिसोर्स होने के बाद आप ड्यू का एंट्री कर सकते हो। ड्यू बोलेगा तो इक्विटी शेयर्स को बुलाओ, उनको कितना एक्स्ट्रा देने का लिखा, और प्रीमियम किधर से लिया हो बताओ, और उसको पे करो। ये सब कंडीशन चेक करके आपको करना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी सब में आ जाओ। सब में क्या बोला, फॉलोइंग इज दी एक्सट्रैक्ट, आप क्या करो, इधर क्वेश्चन में आपको क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, लास्ट 2 लाइन्स, the company decided to sell the non-trade investment and find out the ceiling buyback price to be settled 50 rupees। सीलिंग बोले तो मैक्सिमम, सीलिंग बोले तो मैक्सिमम, जैसा अपना घर का सीलिंग होता है, जैसा मैं फ्लैट में रहता हूँ तो मेरा ऊपर सीलिंग फैन, सीलिंग पहले हो तो सीलिंग में लटकने वाला फैन, सीलिंग पे तो मैक्सिमम, मेरा घर उधर ही, मैं तोड़ पेड़ के ऊपर वाले के घर पे पहुंच गया, ऐसा नहीं, तो मैक्सिमम तेरा सीलिंग, उसके ऊपर तुम जाने सकते हो, सीलिंग का मतलब वही मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम शेयर्स आप ऑफर कर सकते हो, ये आपको पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इसमें नया पॉइंट ये है, कभी कभी सम्स में आपको ये बोलेगा कि कुछ कुछ कंपनीज, कुछ कुछ कंपनीज, कुछ कुछ कंपनीज,
कुछ कुछ कंपनीज अपना बायबैक करने के लिए उसके पहले कुछ ट्रांजैक्शंस करते थे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ, इनके पास कुछ पैसा देने का रहेगा। जैसा मैं एक एग्जांपल में आपको देता हूँ। जैसा एक आदमी है गांव में, वो उसके घर पे दो लड़की लोग हैं। इन दोनों लड़की को शादी करके देने का है, तो कुछ पैसा उन्होंने जमा करके रखा पहले से, क्योंकि उनको मालूम है 2 साल के बाद उनका शादी करना। तो ये 2 साल पहले, इन द ईयर 2018 में कुछ पैसा जमा करके रखा था। 4 लाख रुपए उन्होंने जमा, एग्जाम्पल पता, गाँव के एग्जाम्पल। तो अभी जब शादी का टाइम आया, मैरिज का टाइम आया, तो वो जो एफडी रखा, फिक्स्ड डिपॉजिट रखा है, किधर रखा, तो वो विड्रॉ करके लेके आया। या फिर अगर समझो सिटी में रहेगा तो शायद वो शेयर मार्केट में वगैरह में रखा, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने किया शेयर मार्केट में, शेयर्स में रखा, तो वो सेल करके शादी के पहले लेके आता। समझे क्या? तो कोई कोई तो ऐसा भी गांव में मैंने सुना है कि बच्चा लड़की हुआ तो एक छोटा सा जमीन खरीद के रखते थे। उसको मालूम है 18, 19, 20, 25 साल के बाद में जब उसका शादी करेगा, ये जमीन में बेचेगा, उसके लिए लिया। वो बोलते मैं रहने को नहीं लिया, इसको बेचने के लिए लिए। बेचेगा कभी आज नहीं, जब उसका शादी का टाइम आएगा तभी मैं बेचेगा। तो वैसा सेम आज कोई कोई कंपनी क्या करते हैं, बायबैक डिसाइड किया, अभी उनको मालूम है बायबैक हमको करने का है, तो लोग क्या करते हैं, जो उसके पास पैसा है उस, जैसा मैंने, कभी कभी टाइम लगता है क्या। सपोज अगर समझो आज हमने सोच लिया 2020 है, और दिस इन द मंथ ऑफ जून, दिस इन द मंथ ऑफ जून, जून हमको लगा कि हमको बायबैक करना पड़ेगा, बट अभी गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा। फिर वो एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस बहुत सारा बंद है गवर्नमेंट का। अभी अपन पुटअप करेंगे तो अपना प्रायोरिटी में नहीं लेगा, क्योंकि उससे भी बड़े बड़े काम उनके पास पेंडिंग है, तो अपने को टाइम लगेगा। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि कभी ना कभी तो ये लॉकडाउन खुलेगा तो, और अपना काम होगा, परमिशन मिलेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा, जून में कुछ पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपए मैंने किए थे, इन्वेस्टमेंट कर दिया। मुझे मालूम है रिटर्न करने का है, और बाद में ये पैसे का जरूरत पड़ेगा, बाद में इस पैसे का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमको परमिशन मिला, तो 6 महीने के बाद मैं ये 10 लाख को क्या कर सकता हूँ, हाँ, सेल कर सकता हूँ, या उस 10 लाख को मैं विड्रॉ करके लेके आ सकता हूँ, और ये अपना बायबैक को मैं कर सकता हूँ। बराबर है क्या, बायबैक को मैं कर सकता हूँ। तो कभी कभी समय ऐसा बता रहे, जैसे इस समय तुम देखेंगे तो इधर बताया, इस समय बताया, देखो क्या बताया, यस, इस समय बताया कि द कंपनी, क्या बताया, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹5 और द बायबैक के पहले कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 5 लाख जो रखा था ये बायबैक के लिए, उसको ये बताया रहेगा तो ये करना। तो इससे क्या हो जाता है, बोलते इससे एक एंट्री आपका बढ़ जाए। पॉइंट नंबर 1, एक एंट्री आपका बढ़ेगा। सेल किया तो फिर पैसा आएगा ना, इन्वेस्टमेंट जाएगा आपका। तो फिर इधर मैंने लिख के दिया, एक्स्ट्रा एंट्रीज लिख के दे दी क्या, एक्स्ट्रा एंट्री, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अगर समय आपको बोला रहेगा इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, तो इधर बताया कि अगर आप बेचा तो ये वाला एंट्री भी आ सकता है। प्रॉफिट में ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट का एक साथ एंट्री करना, अगर आप लॉस में बेचा है तो लॉस के साथ आपको एंट्री करना, लॉस के साथ आपको क्या करना है, एंट्री करना। तो इधर समय जाके चेक करो, समय 5 लाख बताया, इन्वेस्टमेंट किधर बोला रहे देखना पड़ेगा, ये देखो इधर इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपीज इज योर इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपीज इज योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, यस, 5 लाख रुपीज में बेचा। तो ये प्रॉफिट में बेचा, ये आपको प्रॉफिट में बेचा। कितना प्रॉफिट रहे, हाँ मुझे तो बोलने को होना नहीं चाहिए, तो आपको तो मालूम पड़ रहा है कितना प्रॉफिट। 5 लाख है, और उसने बोला कि 5 लाख मिला, 1 लाख में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इसका मतलब 4 लाख रुपीज इज प्रॉफिट, 4 लाख रुपीज इज प्रॉफिट, 4 लाख रुपीज इज, बराबर। तो बोलते कि ये एंट्री हमको करना पड़ेगा, कौन सा एंट्री, प्रॉफिट के साथ है ना, यू डू दिस एंट्री। क्या एंट्री करना चाहिए, यस, बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मतलब ये एंट्री मैं आपको इधर नीचे मांगता तो लिख के बता देता हूँ। तो आपको ना पैसा है बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सब में बताया था 1 लाख, और आपको बैंक में आया कितना 5 लाख, तो 4 लाख का डिफरेंस है। तो ये 4 लाख आपको लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट चेंज। पॉइंट नंबर 2, वो बोलते हैं कि इसके कारण आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट बढ़, 4 लाख का प्रॉफिट आया ना रे, तो आपके सम्स में तो 2 चेंज मैंने आपको बता के, पहला आपको इसका एक एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ये 4 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो आपको इधर कितना था आपका, देख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये, और अभी जब सम सॉल्व करेंगे ना तो उधर आपको बताना पड़ेगा कि ये 50,000 रुपीज में 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट ऐड हुआ। नाउ दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट 50,000, इज 4,50,000 ना, 4,50,000। तो ये 2 चेंजेस आपको करना है। क्या चेंजेस करना है? इफ देयर इज एन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अगर आपके सामने बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके, समझा क्या, क्वेश्चन में मैं आ जाता हूँ, नोट में आपको लिख के देता हूँ, समझा क्या, नोट ऑन, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तब ये नोट क्या बोलते हैं? फर्स्ट one extra entry will be made, one extra entry will be made for sale of, for sale of investment, for sale of investment, number 1। number 2, number 2, number 2 is the balance of profit and loss account will change, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंज होगा, ये आपको नोट रखना पड़ेगा, मतलब ये समझ के चलना चाहिए ये सब काम कर। उसके बाद बाकी का आप जो करना है आप कर सकते, बाकी जो आपको करने का वो कर सकते, समझे क्या? तो सबसे पहला तो एक एंट्री हम करेंगे जब, लेकिन वो कब करना चाहिए? जब जनरल एंट्री करेंगे तब। अभी हम सम्स को चालू कर लेते हैं। सम्स क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6, तो बायबैक करो, अपने ऊपर छोड़ दिए, तुम बायबैक करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, बायबैक। बायबैक के लिए पहला क्या है? फर्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, तो नया पॉइंट तो मैंने बता दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ऐसा फाइंड करना चाहिए। हाँ, उसका जो वर्किंग है वो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हो लोग? पॉइंट नंबर 25% ऑफ ओनर्स फंड्स, वो तो ओनर का जितना भी पैसा है उसका टोटल करो, उसका 25%। तो ये इनर कॉलम के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, ये आउटर कॉलम के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, और ये बराबर, लाइन ड्रॉ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए करके मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू टेक ऑलवेज इक्विटी शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सब में जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया था चेक करो, दिस इज 5 lakhs, तो लिखो 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना चाहिए, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो जो रिजर्व्स है एक एक करके आप ले, कौन सा एक एक करके लेना, कौन सा yes, सबसे पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, उधर बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर का पैसा है कितना, अमाउंट है 1 लाख, बराबर है। उसके बाद सेकंड वन क्या है, जनरल रिजर्व 5 लाख, तो लिखो कि 5 लाख रुपीज नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेन था, सब में आपको कितना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ उधर ब्रैकेट में बता देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब में कितना बताया 50,000, लेकिन हमने कितना लिया 4 लाख रुपीज ज्यादा लिया, क्योंकि प्रॉफिट था ना, तो यू विल टेक 4,50,000, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर नोट में, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल चेंज, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल चेंज, बराबर है क्या। तो अगर आप वापस आ जाओ, फिर उसके बाद वापस जो भी अमाउंट है वो ले लो, बोनस लो का और क्या क्या पैसा था, रीवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख, रीवैल्यूएशन में जो रफ करता हूँ उसको निकाल देता हूँ, बहुत सारे लोग को दिख नहीं रहा है, पहले मैं टिक करता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने चेंज कर दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व रीवैल्यूएशन रिजर्व, थोड़ा इधर मैं अपने नोट्स में जो बताया था वो आपको मैं ले लेता हूँ, इसमें आपको कुछ बताया कि कुछ रिजर्व हम नहीं ले सकते, कुछ रिजर्व हम नहीं ले सकते, कुछ रिजर्व ले सकते हैं, इधर बताया कि सम ऑफ द रिजर्व यू कैन टेक, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ले सकते हैं, जनरल रिजर्व आप ले सकते हैं, और डिविडेंड सीआरआर नहीं ले सकते, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आप ले सकते हैं, डिविडेंड फ्लक्चुएशन रिजर्व आप ले सकते हैं, सिंकिंग फंड आप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आप ले सकते हैं, कुछ कुछ का आप नहीं ले सकते, तो आज ये सम में हम वो सीखने वाले हैं कि कुछ कुछ चीज को हम नहीं लेने वाले, कौन सा चीज नहीं लेने वाले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी अपना कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको उसका मीनिंग में आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। अपने व्हाइट बोर्ड में आ जाओ, व्हाइट बोर्ड बताए कि रीवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल में बता दूँ, गोदरेज जैसा कंपनी, गोदरेज जो कंपनी वो इंडियन कंपनी है, आपको मालूम रहेगा, स्पेशली महाराष्ट्र का एक कंपनी है बहुत बड़ा, और उसका मेन ऑफिस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किधर मालूम है? वो बोलते हैं कि विक्रोली टू घाटकोपर, विक्रोली टू घाटकोपर के बीच में जो भी जगह है, विक्रोली और घाटकोपर के बीच में ट्रेन का जो डिस्टेंस है ना, सबसे ज्यादा डिस्टेंस चलता है, कुछ कुछ स्टेशन जल्दी आ जाते हैं, गाड़ी निकला 1-2 मिनट में पहुंच जाता है, विक्रोली टू घाटकोपर जो डिस्टेंस है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माना जाता है। उसके बाद लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तुमको बोला गया फ्रॉम दीवा टू डोंबोली, दीवा टू डोंबोली लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ट्रेन निकला ना तो वैसे तुरंत आता नहीं, विल टेक टाइम, अगर आप कोई प्रॉब्लम के कारण दीवा में फंस गए समझे और डोंबरी तक तुमको चल के आने का है, तो ट्रैक में चल के आने को तो 1.5 घंटा लगता है, 1.5 आवर्स लगता है, तो तुम सोचना 1.5 आवर्स वो कुछ 7-8 मिनट में कवर करता हो, समझा क्या। तो गोदरेज कंपनी वाला बोलते हैं कि ये जो लाइन बनाया था रेलवे लाइन, वो बोलते हैं कि हमारा जगह था, गोदरेज का जगह था, समझे, गोदरेज का जगह है इतना बड़ा एकड़ का, उस रेलवे लाइन्स डाल रहे थे तो वो सारा 4 लाइन मानो ना, 2 स्लो का 2 फास्ट का, तो बोलते कि विक्रोली स्टेशन इनके ऐसा इनके इनके जगह के अंदर आ रहा था, फिर वो
घाटकोपर तक जगह पहुंच रहा था। नहीं तो पूरा गाड़ी मतलब पूरा पटरी घुमाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने इनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप अपना जगह दे दो, हम तुमको और किधर जगह दे दें। समझे क्या? तो मतलब वो बहुत बड़ा स्टोरी है, तभी वो स्टोरी नहीं बताएगा। तो घाटकोपर और विक्रोली के बीच में तो उन्होंने जगह दिया। तो गोदरेज कंपनी ने बताया कि हमको जगह वगैरह नहीं चाहिए, काम करो विक्रोली का जो नाम है ना, उसको वो स्टेशन का नाम गोदरेज, गोदरेज रखो, तो हमारा ऐड भी हो जाता। विक्रोली करके सबको मालूम है, गोदरेज करके रहता तो उनको कितना फायदा होता था। जिनको मालूम ही नहीं कि ये जगह उनका है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोला एक काम करो यार, ऐसा तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि तेरे को दिया तो फिर सब जन पूछेंगे। रिलायंस वाला बोलेगा कि हमारा भी नाम डालने का, पैसे देने को तैयार है, तो फिर ऐसा देगा जो तो सब सत्यानाश हो जाए। फिर एक को दिया तो दूसरे को नहीं दिया, तो वो भी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने एक काम करा, बोला कि देखो तुमको दूसरा कोई जगह पे तुमको कुछ भी करने का रहेगा तो हम कर लेंगे। जैसा तुमको 4 माले का बिल्डिंग बनाने का है तो इतना परमिशन है, लेकिन तुम्हारा जगह हमने अडॉप्ट किया है, गवर्नमेंट ने ले लिया ना तुम्हारा जगह, गवर्नमेंट ने ले लिया इतना सारा जगह। और स्टेशन के उस तरफ भी उसका ही जगह, स्टेशन की इस तरफ भी उधर जगह, बहुत बड़ा क्वार्टर्स वार्टर सब बना है उनका हॉस्पिटल से वो है, बहुत कुछ है। मतलब ऐसा एकड़ से एकड़ जमीन है उनको। ये इधर का फैक्ट्री से इधर का साइड में आने के लिए नीचे टनल भी बना के दिया, नीचे से जा सकते हैं, नीचे से आ सकते हैं, मतलब कोई भी लोग जा सकता है, स्पेशली उनके लिए बनाया था, उनको बोला था। और तुम देखा रहेगा कि उनको एक लाइन भी दी है, मतलब जो एक लाइन जाता है, उनको बोला गया कि हमारा फैक्ट्री में भी डायरेक्टली एक लाइन, नहीं तो नॉर्मली उनको क्या करना पड़ता है जिधर या तो कल्याण से उनको उठाना पड़ता है, कल्याण में जो आप देखा रहेगा गुड्स का जो यार्ड है, उधर से उनको माल लेना पड़ता है, फिर उधर से उनको लेके जाना पड़ता है टेम्पो ट्रक में। तो उन्होंने बोला कि हमको एक फैसिलिटीज दो, तुम्हारा एक इतना सारा लाइन डालना, उसमें एक लाइन हमको 1 किलोमीटर का फैक्ट्री के अंदर, मतलब उनका एक एटी खुलता है, एटी खुल जाता है, तो उसके अंदर डायरेक्टली उनका एक वैगन जा सकता है। समझे क्या? अभी मैं अपना टॉपिक में आ जाता हूँ, चलो। समझे क्या? तो ये सब हो गया। तो गोदरेज को मना कर दिया, तो उन्होंने विक्टोरिया का नाम रखा, और उनको बोला कि तुमको जब भी परमिशन कोई भी बिल्डिंग करेगा तो उसके ऊपर जितना भी जगह तुम्हारा हुआ तो आप कंस्ट्रक्शन करके दो, और चाहिए तो तुम इसमें एक 4 फ्लोर बना सकते हो, मतलब इधर जो जगह छूटा वो आपको, इधर परमिशन 4 ही था तो आपको 8 माले का बनाने को दे देगा, मतलब जो जगह आपका गया वो आपको मिल जाए। इधर भी कल्याण में भी ऐसी होता है, सपोज अगर समझो रोड बनाया लोग, और मेरा जगह ऐसा है और इसके बाजू में मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो रोड के लिए जाना देना पड़ा, तो रोड के लिए चला गया। लेकिन झगड़ा करते तो गवर्नमेंट बोलता कुछ नहीं, टीडीआर दे देते। टीडीआर बोलेगा तो ये जितना भी जगह गया वो आप किधर भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उस बिल्डिंग में अगर समझो 5 फ्लोर का है, तो ये टीडीआर में कितना फ्लोर लिखा है उतना जगह ऊपर तुम बना सकते हो। एक्चुअली वो टेक्निकल टर्म है, वो बोल नहीं पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। सर मेरा कोई मैंने बिल्डिंग पहले से बांध दिया, फिर बाद में उन्होंने रोड बनाया और मेरा जगह हड़प कर लिया, तो बोलता है कि वो टीडीआर आपको मिलेगा, वो टीडीआर किसी को बेच सकते हैं। समझो एक बिल्डर है, वो इधर किधर तो बिल्डिंग बांध रहा है, तो उधर उनको परमिशन 11 माले का बिल्डिंग है, 11 फ्लोर वो बना सकता है। तो मेरे पास एक 5 फ्लोर का टीडीआर है, 5 फ्लोर का टीडीआर मतलब मेरा जो जगह जबरदस्ती गवर्नमेंट ने लिया था, तो उनको मेरे को लिख के दिया कि तुम 5 फ्लोर एक्स्ट्रा कोई भी बिल्डिंग में बना सकते हो, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर बना 4 बनाना 5 बना देना और क्या। तो मैंने क्या किया, वो टीडीआर ये आदमी को दे दिया। वो 11 फ्लोर बनाने वाला था, उसको मैं बोला कि तुम 5 फ्लोर तुम बना लेना एक्स्ट्रा, मेरे पास टीडीआर परमिशन है। समझा गया आपको? तो वो फिर मैं उसको बेच सकता हूँ, पीडीआर को बेच, तो बोलेगा कि मेरे को 4 करोड़ चाहिए, फिर वो 5 फ्लोर बना लेगा, वो 8-9 करोड़ वो कमा लेगा। तो ये एक सिस्टम ऐसा वर्क करता है। तो गोदरेज के टाइम पे भी उन्होंने वही बोला था कि आप रेलवे लाइन पुटअप कर दो। मैं आपको ये बताने को कोशिश कर रहा हूँ, तुम सोचो उसका जमीन का वैल्यू कितना है। उस जमाने में जब गांधी जी इधर उधर घूम रहे थे, तभी की बात कर रहा हूँ। तो तभी तो लाखों रुपए में लिया रहेगा पूरा इतना बड़ा प्रॉपर्टी, पूरा विक्रोली टू घाटकोपर दोनों साइड में, मैक्सिमम जगह उनका ही, मैक्सिमम जगह उनका ही। गवर्नमेंट को उनसे मांग के लेना पड़ता है, टीडीआर देना पड़ता है।
बराबर है क्या? तो अभी उनका बैलेंस शीट में तुम देख, गोदरेज का बैलेंस शीट में तुम देखेंगे, जमीन का कीमत लिखा, लैंड 1 लाख लिखा है, ये 1 लाख में खरीदा था, बट आज 2020 चल रहा है, 1947 की पहले की बात वो बता रहे कि मैंने 1 लाख में खरीदा। समझा क्या आपको? आज उसका वैल्यू समझो, अभी समझो एक पान पेटी वाला है, उसका बैलेंस शीट देखा, उसका बैलेंस शीट बता, उसको पूछे तेरा एसेट बता रहे, उसने बोला कि मेरा पान पेटी का वैल्यू 2 लाख, मतलब उसने जो बना के लिया स्टील में एकदम मस्त, एक होटल के सामने उसने अपना पान पेटी, मतलब एक टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है वो, पान पेटी उसने स्टील बिल में बना के वहाँ अलग से आता है वो, खाली एक आदमी बैठ सकता है उसमें, बाकी सब ऐसा रैक वगैरह रहता है, तो बीड़ी बीड़ी वो सब रखा रहता है, वो तम्बाकू वम्बाकू सब वो बेचता है। तो उसका पान पेटी 2 लाख में बना, तो पान पेटी वाले का एसेट साइड में दिख रहा है 2 लाख रुपीज इज माई एसेट। वही गोदरेज वाला इतना बड़ा कंपनी है, उसका बैलेंस शीट में जमीन कितना दिख रहा है? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख में ही लिया था। अभी समझो तुमने घर 25 लाख में लिया, तो कोई भी आने दो, तेरा मामा आया, तेरा काका आया, वो लोग ने पूछा कितने में लिया, 25 लाख ही बोलेगा ना। 2 साल के बाद आके किसने पूछा कितने में लिया, 25 लाख में लिया, अरे 25 लाख ही दिया तो 25 लाख ही बोले ना। हाँ, आज उसका भाव अलग है, आज उसका भाव अलग है, बट पूछेगा तो हम 25 ही बोलेगा ना। समझो 10 साल के बाद कोई आके पूछे कितने में लिया, 25 में लिया। हाँ, आज कितना, आज उसका भाव अलग है, वो अलग बात है। तो गोदरेज को पूछा गया तेरा एसेट कितना, तो बोला कि हमने उसको लिया 1 लाख। 1 लाख दिया तो 1 लाख का एंट्री मारा रहेगा, रिकॉर्ड भी 1 लाख का ही रहेगा। अभी मुझे बताओ कि पान पेटी वाला बड़ा आदमी है या फिर गोदरेज वाला बड़ा आदमी? तो बोलते कि पान पेटी वाला बुक में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन गोदरेज वाला तो थोड़ा महान है वो, करोड़ों अरबों अरबपति है। बराबर है क्या? तो इसको दूर करने के लिए, मतलब ये देखो, एक पान पेटी वाले का 2 लाख दिख रहा है asset, और इसका 1 ही लाख दिख रहा है, क्योंकि वो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, ह्यूज टाइमिंग डिफरेंस है। ये 2 लाख जो उसने खर्चा किया वो 2019 में बना के दिया, ये 1947 का एसेट है। सो एज एंड व्हेन बैलेंस शीट में बोला जाता है कि आप अपना लैंड एंड बिल्डिंग को रिवाइज करो, जैसे तुम्हारा जमीन कितने का, 1 लाख है, आज उसका कीमत 1 लाख है क्या नहीं, उसका कीमत कितना है, समझो 20 लाख मान के चलो, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐड 2 लाख, सॉरी 20 लाख, आज उसका कीमत कितना है? जैसे आपका घर का एग्जाम्पल ले लो रे, आपका घर का एग्जाम्पल, चलो आप, आपका घर आपके लिए एसेट है, आपका फ्लैट का कीमत 25 लाख, तभी जब हमने लिया था तब, हम्म, ये बैलेंस शीट में बता, आज उसका कीमत 35 लाख है, इसका मतलब 10 लाख बढ़ा दे, इसका मतलब माई एसेट इज 35 लाख, मेरा फ्लैट 35 लाख का आज का उसका कीमत। बट ये जो 10 10 तुमने ऐड किया ना, ये 10 जो आपने ऐड किया वो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट जैसा है बट प्रॉफिट नहीं है। समझे क्या आपको? तो इधर आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल सेम रहता है, इधर 25 तो इधर ही 25 रहेगा। अगर तुम इधर 10 बढ़ाए तो इधर भी 10 बढ़ा था, ये जो 10 बढ़ा था ना, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, वैल्यू को हमने चेंज किया, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, बट ये प्रॉफिट रहता नहीं, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज नॉट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट नहीं। क्यों? अबे तेरा फ्लैट 25 में लिया था, 10 लाख बेचेगा तो 10 लाख मिलेगा ना, बेचा तो नहीं, सर बेचेंगे तो मिलेगा, बराबर है, ये बात मानते हैं हम। आज बेचेंगे तो आपको मिलेगा, बेचेगा तो क्या रोड पे जाएगा क्या? अभी बेचेगा तो क्या रोड पे जाएगा क्या? नहीं ना। समझा क्या था? फोर, ये 10 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। हाँ, एंट्री के लिए करके रखता हूँ, किसी को बोलने का तो बोल सकता है 25 लाख का चीज है, लेकिन अभी उसका कीमत 35 हो गया, 10 लाख प्रॉफिट हो गया, बट 10 लाख प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। इसके लिए दिस रीवैल्यूएशन रिजर्व, दिस रीवैल्यूएशन रिजर्व्स इज नॉट अ प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है वो प्रॉफिट होता नहीं। इसके लिए सम्स में रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया रहेगा तो उसको नहीं लेने का, दिस इज ओनली अ बुक एंट्री, दिस इज ओनली अ बुक एंट्री। समझा क्या? फोर इधर आपको लिखना पड़ेगा,
रिवैल्यूएशन रिजर्व, मैं लिख रहा हूँ रिवैल्यूएशन, आप तो लिखने का भी नहीं। और इधर मैं डैश कर देता हूँ और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको नहीं लेना। दिया तो है सम्स में, बट हमको नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का बताया, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ रियल प्रॉफिट, वो रियल प्रॉफिट नहीं। कौन समझाएगा आपको? उसके बाद सब्सिडी रिजर्व आप ले सकते हो, सब्सिडी रिजर्व इज रियल रिजर्व। समझा है? सब्सिडी रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व इज प्रॉफिट अमाउंट ऑफ रुपीज हाउ मच 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सब में आ जाओ, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन, ये भी फ्री रिजर्व नहीं, इसको भी मैं कैंसिल कर दूँ। क्या है वो भी मैं आपको चाहिए तो बता देता हूँ। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग को ये नहीं मालूम रहता कि डिवेंचर क्या है करके, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिवेंचर का मतलब क्या होता है। डिवेंचर का मतलब, लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए हमारा कंपनी है, तो हमको पैसे का जरूरत है, तो आप बैंक से ले सकते हो। जैसा विजय माल्या ने बैंक से लिया, लेकिन बैंक से लेने का एक लिमिटेशन भी। सपोज अभी समझो मेरे को एक 1300 करोड़ चाहिए, 1300 करोड़ चाहिए। तो कल्याण का एक बैंक में जाके मैं बोलेगा मेरे को 1300 करोड़ दो, तो बैंक वाला बोलेगा कि एक काम करो हमको बेच के ले, कि हमारे पास है ही कल 50 करोड़। अगर ये कल्याण का बैंक 50 करोड़ लेके बिजनेस कर रहा है, तो आप उनसे जाके 1300 करोड़ मांग रहे हैं, देगा कैसे? समझे क्या? जैसे मेरा मामा है, उसको बोला उसके पास एक 5-6 लाख रुपए मांगेगा तो वो दे दे। मैं उसको जाके बोला मेरे को दे 3-4 करोड़ दे, वो बोले मेरे को लेके जा खाना खिला, बोलते मैं काम करेगा तो। पैसा नहीं है मेरे पास, 1-2 लाख देगा, पूछेगा तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है। तो बट आजकल जो कंपनीज है तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, पैसे का बहुत जरूरत रहता है, तभी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसा। जैसे डीमार्ट, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट के खाली किराना के लिए। बराबर है क्या? किराना के अंदर गया तो एसी, बाहर गया तो एसी, वो ये ऐसा दुनिया भर का नाटक, ये इतना सारा रैक, इतना सारा गुड्स, इतना सारा चीज, इतना सारा लोग, इतना पैसा लेने के लिए दुनिया भर का मशीन, स्कैन करने के लिए दुनिया भर का मशीन। पैसा किधर से आएगा? वही किराना वाला देखो, दो मुंह में टपाटप दे देता है, बट वो उसका स्केल कम है, स्मॉल स्केल। बट ये डीमार्ट वाला लार्ज स्केल में काम करता है, वही काम करता है बट लार्ज स्केल में करता है, वही काम करता है बट लार्ज स्केल में करता है। कौन समझाएगा आपको? सो अभी जाके अगर समझो कोई कंपनी बोलते हो तो गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कि कंपनी बढ़ना भी बहुत जरूरी है, नहीं बढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसा फॉर एग्जाम्पल यूएसए वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री माना जाता है, और इंडिया वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज माना जाता है, या फिर इसके पहले उसको पुअर कंट्री भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि यूएस जैसा कंट्री है, वो बोलते हैं कि सब सेल्फ सफिशिएंट है, उसको जो चाहिए ना वो बना के लेता है। आज भी जेरोक्स का गली गली में आपका जेरोक्स का मशीन है, बट आज भी इंडिया में जेरोक्स मशीन बनता नहीं, बाहर से खरीद के लेके आना पड़ता है। ये बेचारे जितना भी छोटे छोटे बिजनेसमैन जो रोड पे जेरोक्स का बिजनेस चालू करते हैं, छोटा सा शॉप लेके, वो लोग बोलते हैं कि हमको जेरोक्स मशीन इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि इंपोर्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड हैंड मशीन को इंपोर्ट करते हैं। किसी भी जेरोक्स वाले को जाके पूछ लो, समझे क्या? इंपोर्टेड मशीन रहता है वो, इंपोर्टेड मशीन भी सेकंड हैंड है, क्योंकि नया रहेगा तो बहुत महंगा पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, उधर जो जैसे आपने कहा सेकंड हैंड कार होते हैं, वैसे सेकंड हैंड जेरोक्स बड़े बड़े कंपनी उधर जो, तो उसको वो लोग थोड़ा सा ठीक ठीक करके इधर अपने को दे देते हैं। तो इधर होलसेल वाले ले लेते हैं उसको, फिर इधर का इंडिया के लोगों को वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप सोचो।
अगर समझो तुम बनाते थे ना, अभी 5 लाख का मशीन है, तुम बनाते तो कितना अपना इंडिया में 6 लाख रुपए में बेचते थे, अभी वो लोग उधर 10 लाख में बेच रहे, इसका मतलब क्या 5 लाख अपना कंट्री का पैसा बाहर जा रहा। तो इंडिया बोलते कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया करो, नाम चेंज किया मालूम क्या, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया बोलेगा तो तुम जो करने का इंडिया में करो, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, बाहर से मंगाओ मत। तुम बनाएगा तो 5 लाख में बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा तो हमारा कंपनी अपने लोगों को 6 लाख में बेचेगा। ये बाहर के लोग क्या करते हैं, 5 में बनाते और डबल में बेचते हो। तो अपना इंडिया का पैसा 6 लाख बाहर, समझे कि ना, वो भी इंडिया में बनाया 5 लाख, और जो तुमने जैसा गोदरेज कंपनी ने जेरोक्स बनाया, गोदरेज कंपनी को तुमने 6 लाख दिया, मतलब अपना पैसा अपने कंट्री में है ना। इधर तो एक तो अपना कंट्री का पैसा बाहर जाता है, वो भी डबल पैसा जाता है। अगर वही अपना कंट्री का रहता तो 2 मशीन आता था ना रे। एक मशीन के बदले में इंडिया में तुम लेते थे, 2 मशीन आ सकता था, तुम और ज्यादा लेगा तो सस्ते में भी दे देता था वो। मतलब एक चीज जेरोक्स आने के बदले बदले में आप अपने इंडिया में बनाते थे, 2 जेरोक्स आपको हो जाता था, 2 जेरोक्स का काम बन जाता था। इसका मतलब अपन ग्रो हो रहा है 1 टाइम, जबकि तुम ग्रो हो सकते 2 टाइम्स। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलते कि इंडिया की जितना भी फैक्ट्रीज है उनको बोलते कि प्लीज आप अपना कंपनी चालू करो, खुद का मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, नहीं आता तो सीखो। ठीक है, हर चीज सीखने से होता है। कि वो क्या बहुत बड़ा आदमी है क्या, यूएस वाला, यूके वाला, चाइना वाला बहुत बड़ा आदमी लोग है क्या, वो लोग भी सीखा ना, तुम भी सीखो, करो। पहली बार उधर से लेके आओ, उसको तोड़ो फोड़ो, अंदर क्या है देखो, R&D करो, रिसर्च करो, बनाओ, इंडिया के लोगों को बेचो, तो अपने ही पैसा अपने कंट्री में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। कल वो बोलेगा कि 10 लाख का जेरोक्स मशीन में 12 लाख में देगा, तो अपने को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं बना रहा है तो उसको मालूम है कि बनाता नहीं। बराबर है क्या, समझे क्या। तो इंडिया में बोले थे प्लीज बनाओ, बराबर है क्या। सो अभी बनाओ बोले तो कंपनी लगे, कंपनी बोलेगा तो फिर उसको पैसा लगेगा, लोग रहेंगे, फिर उसको पगार देना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि किसको किसको लोन लेने का रहेगा तो आप बैंक से ले लो। अगर बैंक आपका इतना हेवी अमाउंट को दे नहीं पाता है तो आप पब्लिक से लो। वैसे भी बैंक का पैसा पब्लिक का रहता है, कल्याण का एक कल्याण बैंक है, कल्याण जनता कोऑपरेटिव बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल्याण में जो है उसका पैसा क्या बाहर का पैसा है क्या, ये कल्याण के लोग का पैसा है। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो क्या बाहर से पैसा आ रहा है क्या, कल्याण डोगराम ब्रांच, या फिर तुम्हारा कल्याण वेस्ट का ब्रांच, कड़कपड़ा ब्रांच। अभी इस कड़कपड़ा ब्रांच में जो इंडियन ओवरसीज है उसमें पैसा किसका है, कल्याण के लोग। फिर वो बैंक वाला क्या करता है, आपको लोन देता है। तो ओवरटेक करके भी कर सकते। ओवरटेक बोले तो डायरेक्टली कंपनीज को बोलते कि प्लीज आप, रिलायंस है उसको बोलते कि अगर तेरे को पैसे चाहिए, क्योंकि उसको बहुत पैसा लगता है, बोलते तुम डायरेक्टली पब्लिक से लोन, पब्लिक को बोलो कि तुम बैंक में रखेगा तुमको इंटरेस्ट मिलेगा 4%, हमारे पास रखो तुमको 6% देगा, और उसका टाइमिंग बता दो कि 5 ईयर्स के बाद रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमको 5 ईयर्स तक ये चल लगेगा। 10 साल के बाद रिटर्न करेंगे तो बोलो 10 साल तक हम तुमको इंटरेस्ट पे करेगा, 10 साल के बाद तुमको तुम्हारा पैसा दे। तो बैंक वाला भी वही करता ना रे, आपसे पैसा ले लेता है फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए, 5 साल तक वो रखेगा, 5 साल का इंटरेस्ट देता है, 5 साल के बाद आप रिटर्न ले सकते हो। बराबर है। इसको जो पब्लिक से जो पैसा रहता था, अमाउंट टेकन फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ लोन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिबेंचर। इज कॉल्ड एज व्हाट, डिबेंचर। इज कॉल्ड एज व्हाट, डिबेंचर। लेकिन ये डिबेंचर का स्ट्रिक्ट रूल है, यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम पब्लिक। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि तुम पब्लिक से पैसा लो, लेकिन प्रॉमिस फुलफिल करो। तुमने बोला ना विल पे आफ्टर 5 ईयर्स, प्लीज पे आफ्टर 5 ईयर्स। अगर तुम बोला कि हम 10 ईयर्स के बाद देंगे तो 10 ईयर्स, अगर आप बोलते हो 3 ईयर्स के बाद हम रिटर्न करेंगे, तो प्लीज 3 ईयर्स के बाद आप क्या करो, रिटर्न करो। समझेगा, अभी समझो 30 लाख लिया और उनको बोला कि 30 लाख लिया है क्या हमने, पब्लिक से कितना लिया, हमारा कंपनी 30 लाख लिया, और उनको बोला कि हम तुमको क्या करेंगे, 3 साल यूज करेंगे, 1 2 3 ईयर्स यूज करने के बाद 3 साल के एंडिंग में तुमको रिटर्न करेंगे, और इसके बीच में हमको हर साल तुमको 12%
इंटरेस्ट। तो बहुत सारे लोग ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह होता है, उधर आप ऐसे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। सर शेयर मार्केट में मिलता है क्या ऐसा कोई? हाँ, उधर जाओ तुमको सब, जैसे आपको घर खरीदने का है इधर भी ले सकते हैं ना। समझे सर, अभी मैं घर खरीदा, उसके बाद मैं एक 15 साल खरीदता नहीं, इसका मतलब मार्केट में कोई खरीदता नहीं ऐसा नहीं, बेचता नहीं ऐसा नहीं, मेरा काम हो गया तो उसका मतलब काम हुआ ऐसा नहीं। मार्केट में तो रोज चलता है, रोज कोई ना कोई पैदा हो रहा है, रोज कोई ना कोई मर रहा है। समझे क्या, रोज चलते रहते, नॉर्मल है। रोज कोई ना कोई घर बना रहा, कोई ना कोई बेच रहा, कोई ना कोई खरीद रहा है। मैंने ले लिया 15 साल पहले, इसका मतलब मेरा दिमाग में भी नहीं है लेने का घर। मार्केट में तो चल ही रहा ना, डेली चल रहा। बराबर है। अभी अभी आपको किसी को पैसा चाहिए तो आप अभी भी किसी को तो पैसे का रिक्वायरमेंट है, कोई तो लोन के लिए फाइल पुटअप किया बैंक में, तो वो चलते रहते। तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको जो चाहिए सब मिलता है। आपको पैसा देने का तो दे सकता है, पैसा लेने का रहेगा तो दे सकता है, बट उनका कंडीशन के साथ। पैसा लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझे। अगर आप पैसा देना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट हर चीज डेली होता है, हर एक सेकंड में चल रहा है सब कुछ। अभी भी आपके पास पैसा रहेगा तो बोलो, इंटरेस्ट आपको कल से चालू। हाँ, लेकिन मीडियम से जाना, मीडियम बोलेगा तो प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा, शेयर मार्केट के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे आपको घर पे, अभी मैं इधर बैठा है, मेरे को बैंगलोर में घर चाहिए, कुछ नहीं, नेट में सर्च करो, एजेंट को फोन लगाओ कि मेरे को अगले महीने 1 तारीख को हम बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं, कोई तुम्हारे एरिया में घर रहेगा तो बताओ। तो बोलते सर एक एक घंटे का टाइम दे। तो उसने 1 घंटे का फोन किया, सर है दो, आपने जो बोला उसके हिसाब से 2 घर है हमारे पास, उसका फोटो वोटो भेजना, देख लो, आपको पसंद आया तो फोटो में देखा। तो उसको मैं बोला एक काम करो सर, वीडियो भेजो ना मेरे को। वीडियो मतलब उस घर का ऐसा, जो भी रहेगा घर का ओनर, उसको बोला थोड़ा सा वीडियो, छोटा सा क्लिप बनाओ ऐसा, कैमरा घुमा के, घर किधर से चालू हो रहा है, एंट्री कैसा है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, वो ऐसा चलते चलते दिखाने दो। मेरे को ये घर पसंद है, तो अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं ले लेंगे। कितना कितना घंटा हुआ, 1 घंटे की पहले की बात है। मैंने बैंगलोर में घर चाहिए, बेटा कल्याण में घर चाहिए बैंगलोर में। तो उसने, वो एजेंट ने ओनर को फ़ोन किया और बोला कि थोड़ा क्लिप क्लिप भेज दो ना। तो ओनर भी बोलता है कि ओनर नहीं, वो तो भाड़े से दिए। तो उसने भाड़ोतरी को फ़ोन किया, जिस जो जो आदमी उधर खाली करने वाला है, उसको बोला कि प्लीज़ एक छोटा सा क्लिप बना के भेज। तो उसने दरवाजा के बाहर गया और कैमरा चालू किया और दरवाजा खोल के अंदर आके राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है करके लास्ट रूम तक गया, और वीडियो उसने डिटेल करके सेंड कर दिया एजेंट को। एजेंट से मेरे पास आया, मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा, तो मैं बोला कि मैं अ, एक 5 मिनट में आपको वापस रिप्लाई करता हूँ। तो घर वाले को सबको दिखा तो पसंद आ गया, तो उसने बोला कि इसको डन करो। तो बोला एक काम करो, आप ट्रांसफर कर दो, कितना, एक 5,000 ट्रांसफर कर दो। आपका डिपॉजिट जो है 50,000 का डिपॉजिट है, उसमें 5,000 अभी दिया, फिर जब आप 1 तारीख को आएंगे तो 40,000 दिए। कितना, 1 डेढ़ घंटे के अंदर तूने बैंगलोर में घर ढूंढा। तो कोई ना कोई दे रहा, कोई ना कोई ले रहा, कंटिन्यूसली चलते रहता है। बट अपन को चाहिए रहेगा तो अपने को सामने दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। समझे क्या ना? मैं आपको ये बता रहा था, इसको क्या बोलते हैं, लोन टेकन फ्रॉम अ पब्लिक इज कॉल्ड एज व्हाट, डिबेंचर। तो अभी ये डिबेंचर देने का आपको क्या है ना, 30 दिन, लेकिन अभी नहीं दिया ना, तो ध्यान में रखो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पब्लिक से ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो कंपनी एक्ट बोल के रखा है कि हर कंपनी को, कि रिलायंस रहने दो, इसके लिए विजय माल्या फंस गई, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल है। पैसा पब्लिक का लेने के बाद तुम नाटक नहीं करना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। यू शुड वर्क विद इन द रूल, जो रूल बोला उसके अंदर तुमको काम करना है, बस। समझा क्या आपको? जैसा तुमको ड्राइविंग का लाइसेंस दिया, तो उसमें रूल के अंदर तुमको ड्राइव करना, स्पीड का लिमिट में जाना चाहिए, स्पीड ब्रेकर में रुकना चाहिए, तुम स्पीड ब्रेकर को उड़ा के जा रहा है, इधर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, उधर तुम हॉर्न बजा रहा है। तो ये रूल है इंडिया में, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन पकड़ा गया तो गया समझ। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते, ड्रिंक्स लिया तो ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो अगर पकड़ा गया है तो मशीन आपको बोलते हैं कि ब्लो करो करके, आपके मुंह में रख के चेक करते हैं, ड्रिंक्स किया करो, फिर उसका पेनल्टी अलग है, उसका सजा अलग है। 3 बार ऐसा ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया तो उसको जिंदगी भर इंडिया का लाइसेंस से निकाल देते हो। तो इधर से रूल बोलते कि कंपनी को बोलते कि तुमको पैसा लेने का लो, बट यू शुड वर्क विद इन द रूल। रूल बता कि 3 साल बोला ना, 3 साल के बाद पैसा जाना ही चाहिए। अगर तेरे पास
डर लग रहा है कि मैं दे नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जमा करना, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। इसको बोलते हैं डिवेंचर रिटर्न करने वाला रिजर्व, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझे? तो मैंने पहला साल खत्म हुआ तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा, यार मैं 30 लाख दे पाएगा क्या। मैं बोला एक काम करते, 10 लाख जमा करके रख देता हूँ साइड में, अगले साल भी थोड़ा सा जमा करके देता हूँ। तो इस जो जमा किया हुआ अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये पैसा 20 लाख जो है उसको यूज मत करना, क्योंकि वो रिटर्न करने के लिए रखा है, रिटर्न करने के लिए रखा है। देयरफॉर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, डू नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये समझेंगे आप? चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सामने आ जाओ प्लीज। नेक्स्ट वन सामने आएंगे तो उधर बताइए। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। कुछ रिजर्व्स में आपको ये मान के चलो कि आपको आता है, नहीं भी रहेगा तो आप अपना चैट में पुटअप कर दो, मैं आपको बता देगा कि उसका मीनिंग क्या है। और टीवाई के बाद हमको एक कमर्शियल वर्ल्ड में जाना, इधर आपको ये सब नॉलेज रहेगा तो यू विल हैव एन अपर हैंड। समझेगा? और इस दुनिया में अभी बताने वाले बहुत कम हो गए, क्यों? सुनने वाले बहुत कम हो गए। वो तो यार पका था ये, चल सम पढ़ा बोलेगा तो कुछ भी पढ़ाते रहे। समझेगा? सम इम्पोर्टेंट नहीं ध्यान में रखना, सम इज ओनली फॉर मार्क्स, सम इज ओनली फॉर मार्क्स। मैं आपको और एक लॉजिक बता देता हूँ तो तुमको मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। जैसे किसी ने तो डाउट पूछा, मैं डाउट सेक्शन में आता हूँ, उसके पहले एक बात बताता हूँ क्यों सुनना इंपॉर्टेंट है। गूगल आप सुना रहेगा, गूगल ऐसा एक कंपनी है, गूगल के बारे में मुझे बोलने का जरूरत है, वो तो तुमको मालूम है, एवरी सर्च इंजन है, बहुत बड़ा है। ठीक है? ये लोग बोलते हैं कि हम हमारा एम्प्लॉय को, जो जितना भी हमारा एम्प्लॉयज है ना, जितना भी वर्ल्ड में उनका जितना भी एम्प्लॉयज है, उसमें 100 लोग ऐसा मान के चलो, 100 लोग पूरा है, बहुत है उसमें उनके पास, लाखों है, लेकिन मैं 100 का एक एग्जाम्पल, इसमें उन्होंने बोला कि 14% ऑफ द एम्प्लॉयज आर इवन स्कूल्स भी नहीं गए। 14% एम्प्लॉयज, गूगल इतना बड़ा कंपनी बोलता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज है उसमें 14% के करीब, 14% के आसपास, 14% के आसपास हमारे पास ऐसा एम्प्लॉयज लोग हैं जो स्कूल भी नहीं गए, बट उनका इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल बोले तो उनको मालूम है ये टाइम पे क्या करने का, वो टाइम पे कैसे, इसको कैसे हैंडल करने का, उसको कैसे हैंडल करने का, उसको मालूम है। और हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। और बाकी जो, हाँ, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग को हम भर्ती करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास, लेकिन कुछ लोगों को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो काम को टैकल नहीं कर पाए। जैसा पॉलिटिशियन तुम देखो, अपने इंडिया के जितना भी पॉलिटिशियन है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, ये नहीं रहते, लेकिन उनको टैकल करने को आता, तेरे को येड़ा बनाने को आता, पब्लिक को कैसे येड़ा, मतलब मैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि येड़ा बना रहा है, मतलब जो उनको मालूम है ये पब्लिक को ये बोलेगा तो अपने पास आ जाए, फंस जाए। और कंपनी वाले भी बोलते हैं कि हमको भी हमारा काम करने का है, हमको हमको काम करना है, तो काम करने का तरीका होना चाहिए। बराबर है क्या? तो मार्केट में जब जाएंगे ना तो पढ़ाई के ऊपर वो बोलते कि पढ़ाई ओनली फॉर मार्क्स रे, अभी तो लेक्चर बैठा है उसका एक ही इंटेंशन है, तेरे को मार्क्स क्या चाहिए, बस, खाली आपको मार्क्स चाहिए। तो आपको सुनना जरूरी है। चलो अभी किसी ने तो डाउट पूछा कुछ, तो मैं आपको बता देता हूँ। सब्सिडी रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व का मतलब, सब्सिडी रिजर्व मतलब क्या है और क्यों आपने ये वो पूछा है। तो सब्सिडी रिजर्व बोलेगा तो सब्सिडी, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता, सपोज अगर समझे एक मेरा कंपनी है और मैं 100 रुपये का चीज है मैं बना के फॉरेन कंट्री में, फॉरेन मार्केट इज अ वेरी टफ मार्केट, फॉरेन मार्केट इज अ वेरी टफ मार्केट, फॉरेन मार्केट इज अ वेरी टफ मार्केट।
समझो उधर 120 में मैं बेचता था, $120, $100 में मैं बनाता हूँ, $120 में बनाता हूँ। तो हमारे ऊपर जो चाइना है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में अपना गुड्स को बेचता है, तो मेरे बाजू में ही उसका भी है, लेकिन वो $110 में बेचे। $110 में चाइना का प्रोडक्ट। जैसा अभी मार्केट में तुम जाएंगे, बाजी लेने को जाएंगे, कांदा लेने को जाएगा, बटाटा जाएगा, इधर भी कांदा उधर भी कांदा, ये 10 रुपये बोल रहा, 12 रुपये बोल रहा, बराबर है क्या? तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, कोई रोक नहीं सकता किसी को कि तू बेचने का नहीं मिलना। तो फॉरेन कंट्री में जो हम मैं बेच रहा हूँ 120 इंडियन प्रोडक्ट, वही चाइना वाला कितने में बेच रहा है? चाइना वाला कितने में बेच रहा है? 110। तो बहुत सारा कस्टमर्स किसका लेता है? 110। तो ये बेचारा, मैंने भी 110 में करने को कोशिश की है, चलो लेकिन मैं 100 में बनाता हूँ, 110 में। लेकिन चाइना वाले ने क्या किया, उसका भाव और कम कर, 90 रुपीज़ कर दिया। अभी मैं तो 90 रुपीज़ में तो, $90 में तो बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बनाता है $100 में, बेचेगा तो एवरी ट्रांजेक्शन मेरे लिए लॉस है। मैंने डिसाइड किया कि बंद कर दूँ। तो मैं घर पे आ गया, घर पे मतलब इंडिया में आ गया। और इंडिया में जो लोग फॉरेन कंट्री से क्लोज करके इंडिया में आते हैं, तो उसका दुनिया भर का क्वेश्चन आता है, क्लोज नहीं। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो गोदरेज कंपनी को आज बंद करने है तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दे गॉट ह्यूज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ। समझो उसके 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, समझो अभी इस कंपनी ने 10 लाख को नौकरी से निकाल दिया, जैसे एमिरेट्स कल 600 जन को निकाल दिया। एमिरेट्स इज एयरलाइन, ये एमिरेट्स एयरलाइन जो यूएई का है, उसने बोला कि 600 पायलट्स को निकाल दिया। सोचो अभी 600 पायलट का होएगा क्या? तो बोलता अभी हमारे पास काम नहीं है, और तुमको 2 महीना तुमको पगार दिया मैंने, इसके बाद मैं दे नहीं सकता, सॉरी। उनके गवर्नमेंट बोला कि, समझा क्या तुमने? थोड़ा सा आइडिया बता चलो। अभी ये गोदरेज वाले ने तो 10 लाख लोग अभी बाहर निकलेंगे विदाउट नौकरी, तो गवर्नमेंट इंटरफियर करता है, गवर्नमेंट बोलता है ऐसा कैसा नहीं। गोदरेज वाले को बोला था, इधर आओ, बोला तुमको क्या तकलीफ? बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तकलीफ दूर करने को रेडी रहता है। गवर्नमेंट बोलते कि चल एक काम कर, तुमको इतना पैसा हम देते हैं, बाद में तुम कमा के दे देना, बट तुम बंद नहीं कर सकते, बंद करना भी तुमको चाहिए तो तुमको कितना परसेंटेज, 12% तुमको लोन मिलता है ना, हम ये काम करते तुमको 8% देते, चलो 4 टका सीधा सीधा प्रॉफिट, लेकिन तुम बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा मैं फॉरेन कंट्री में से रिटर्न, कौन सा कंट्री से, फॉरेन कंट्री से सब पेटी बेटी बांध के घर पे आए। तो एक्चुअली आने से पहले पूछना पड़ता है, उसके बाद ये आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, गोदरेज को बंद करने के लिए तो पहले पूछना पड़ता है बंद करूँ क्या। गवर्नमेंट परमिशन देगा तो जैसे तुमको चालू करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लगा ना, तो बंद करने के लिए भी गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, उसके बिना आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग से पैसा लिया ना आपने। हाँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी रिजर्व। क्या बता रहा हूँ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी रिजर्व? सब्सिडी रिजर्व का मतलब, इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे को बताया, एक काम कर, एक काम कर, तेरे को चाइना वाला कितना में बेच रहा नहीं, एक काम कर तो $85 में बेचना। मैं बोला सर ये तो हमारे लिए लॉस है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि एक काम कर, तो कितना में बनाता है? $100 में बना, कितना में तुम बेचना चाहता है? सर मैं, मेरे को 105 में तो बेचना चाहिए था, बहुत कम करके मैं बेचेगा तो भी 105 में बेच सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम कर, तो अभी 85 में बेचेगा। चाइना वाला कितना में बेचा? 99, उससे भी सस्ते में तो बेच। मैं बोला मैं बेचने को, फिर सर हमको तो लॉस है, तो बोलते एक काम कर, तू तू जब 85 में बेचेगा और प्लस आपको ₹20 का डॉलर गवर्नमेंट देगा, तेरा कितना हो जाएगा? 105। तेरे को क्या करना, $105 मिलने से मतलब ना, तो 85 में बेच, कस्टमर से तेरे को 85 मिलेगा, और इंडियन गवर्नमेंट तेरे को 20 रुपए देगी। इसको बोलते हैं कौन सा रिजर्व? सब्सिडी रिजर्व। जैसा अपना सिलेंडर का सब्सिडी होता है, मालूम है ना आपको सब्सिडी? मतलब जो गरीब लोग है उसका सिलेंडर समझो, तो 700 का सिलेंडर है, तो उनको बोला जाता है कि आप 400 का सिलेंडर का पैसा तो 300 आपको सब्सिडी मिलेगा। मतलब पहले तुम 700 दो,
बाद में तुम्हारा अकाउंट में 300 आएगा। नेट तुम्हारा कितना, तुमने दिया 700, लेकिन तुमको नेट कितना में पड़ा, 400 में पड़ा। नेट कितना में पड़ा, इसको बोलते हैं सब्सिडी रिजर्व। तो जो फॉरेन कंट्री का जो कंपनी का नाम बताया मैंने, वो बोलता है कि मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, गवर्नमेंट बोल रहा है जीरो में बेच तो जीरो में भी बेचेगा। अगर गवर्नमेंट पूरा 105 रुपए डॉलर मेरे को दे रहा है तो मैं फ्री में भी बांटेगा। दैट टाइप ऑफ रिजर्व इज कॉल्ड एज व्हिच टाइप ऑफ रिजर्व, व्हिच टाइप ऑफ रिजर्व, यस, सब्सिडी रिजर्व। सब्सिडी रिजर्व इज एज गुड एज प्रॉफिट। मेरे ही पैसा है ना रे वो, इतने की किसकी तरफ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो मैंने क्या बताया, सब्सिडी रिजर्व लेना चाहिए बस। शायद ये पॉइंट आपको समझा रहेगा, मैं मान के चलता हूँ। कंटिन्यू विद द सम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज investment allowance reserve. Investment allowance reserve is also not a free reserve. Investment allowance reserves is also not a free reserve. इधर अपने सामने आ, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बाद कौन सा रिजर्व लेने का करें, ये वाला फॉरेन, सॉरी फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। तो फॉरेन फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व इज आल्सो नॉट अ फ्री रिजर्व। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसका भी मीनिंग बता देगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज आल्सो नॉट अ फ्री रिजर्व। उसके बाद आपको बताया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वापस बताया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और ये ब्रैकेट में बताने का यूटिलाइज्ड, ऐसा कुछ बोला ना उसने, यूटिलाइज्ड। सी द सम, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यूटिलाइज्ड फॉर 70,000, 70, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यूटिलाइज्ड 70,000, 70, वो आप ले सकते हैं। उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, मतलब आज पूरा मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ वो रिजर्व के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। एक बार वो ये सम हो गया ना एक्सप्लेनेशन, फिर थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। चलो, इन्वेस्टमेंट क्या बोला मैंने, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व का मतलब फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व का मतलब हर कंपनी को इंडिया बोलते कि प्लीज एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट तुम खुद बनाओ और एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। जैसा अभी कोरोना के टाइम पे तुम देखो ना, ब्लू कलर का एक हॉस्पिटल में कपड़ा पहनते टॉप टू बॉटम, पीईटी किट, ठीक है, ब्लू कलर का व्हाइट कलर का होता है। तो कोरोना के पहले इंडिया में एक भी नहीं बनता था, कोरोना के पहले इंडिया में एक भी किट नहीं बनता था, सब चीज आपको चाइना से आता था। जब चाइना का नाटक चालू हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने सभी ऐसा कंपनीज जो थे इसका कैपेबल है, तो उनको सबको उन्होंने बुलाया, मीटिंग करवाया, उनको बोला गया कि तुमको इंडिया में अभी करना है। तो क्यों, क्योंकि कोरोना का केसेस इतना बढ़ते जा रहा है, तो हमको बाहर से मंगाना महंगा पड़ेगा, तुमको करना ही पड़ेगा। तो उनको बोला गया कि तुमको क्या चाहिए बोलो, लॉकडाउन चालू है, तुमको लॉकडाउन खोल देते, तुम्हारे एम्प्लॉय को तुम बुलाओ, तुमको स्पेशल पास देगा, किधर भी घुस के किधर भी, क्या किधर से रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कंपनी वाले को मोटाएगा, उनको बोले तुमको रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, लेबर नहीं है तुम्हारे पास, वर्कर स्टिचिंग करना, स्टिच करना पड़े ना, स्टिचर स्टिचिंग वाले चाहिए, तुम्हारा कंपनी का जितना भी वर्कर्स है सबको बुलाओ, जबरदस्ती मत करो, जिसको जिसको आने का उनको बोलो कि आएगा तुमको पगार मिलेगा। ऐसा करके 60 कंपनीज थ्रू आउट इंडिया उन्होंने किया। आज बोलते कि एक दिन में 5 लाख के ऊपर, मिनिमम 5 लाख के ऊपर हमारा पीपीई किट बनता है, ये टिकट बनता है इधर इंडिया में, और वो भी सस्ते भाव में, वो भी सस्ते में। तो नॉट नॉट ओनली वो इंडिया को सप्लाई कर रहा है, वो बोलते कि अभी आजू बाजू में जो छोटा मोटा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये छोटे छोटे कंट्रीज को भी हम एक्सपोर्ट करना चालू, तो लोग पूछ रहे हो,
कि हमको दे दो, तो क्या हो गया? हाँ, इंडिया बोलते हैं कि तुम बाहर से खरीदने के बदले में खुद ही बनाओ, सस्ता पड़ता है, और महंगा रहेगा तो भी वही कंपनी को जा रहा ना, जो इंडियन कंपनी, प्रॉफिट तो उसको ही जा रहा। बराबर है क्या? पहला। दूसरा, आपके पास जो ज्यादा प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को हम आजू बाजू वाले को भी क्या कर सकते हैं, बेच के प्रॉफिट भी ले सकते हैं, जैसा हमको यूज करके पहला लोग करते थे। तो अपन ज्यादा नहीं लेना, चाइना जैसा लूटो मत, बट नॉमिनल तो ले सकते। 10 रुपए का चीज है, तुम 12 रुपए तो ले सकते हो। 10 रुपए का चीज को तुम 100 रुपए लेगा तो पागल, पागल। बट दूसरा कंट्रीज उसका फायदा लेता है ना, उसको मालूम है कि ये नहीं कर सकते। ऐसा हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या मेडिसिन था, तो इंडिया में सबसे ज्यादा बनता था, इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत जबरदस्त बनता था। अभी जब यूएस वाले, यूके वाले, बाकी ब्राजील, स्पेन, जर्मनी, ऐसा बहुत सारा कंट्रीज है, सब सब कंट्री को तकलीफ है, तो उनको पता चला कि ये हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो दवा है, इससे कुछ ठीक हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, ऐसा उनको थोड़ा सा भनक लगी। तो उन्होंने वर्ल्ड के लोग देखा कि इसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया वाला करता है, समझा क्या? तो इंडिया को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अब क्या करो, इंडिया ने बैन करके रखा था, क्योंकि इंडिया में सबसे तकलीफ चल रहा है, उसको बैन करके रखा था वो, कि बाहर कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, स्पेशली फॉर हाइड्रोक्लोरोक्विन एंड सम अदर मेडिसिन, क्योंकि हमारे इंडिया में ही सबको ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो वर्ल्ड ने मांगा तो हमने उसको क्या क्या अलाउ किया, चलो किसको किसको क्या क्या चाहिए, और इधर इंडियन कंपनी को बोला कि तुम अपना प्रोडक्शन को डबल करो, ताकि अपने इधर भी काम आ जाएगा, प्लस बाहर के लोगों को भी तुम सेल। समझा क्या? कौन समझा क्या? तो वो, क्योंकि इंडिया में जेनरिक दवा बहुत, वर्ल्ड में कुछ 60%, 70% अपना एक्सपोर्ट करो जेनरिक दवा। आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनरिक दवा? जेनरिक का मतलब, जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी समझो कोई भी अपना इंडिया में दवा बनता है, उसका नाम समझो MXCL, ऐसे एक दवा है, ये 10 रुपए का है, जिस कंपनी का है, जिस कंपनी का है, वो अपना रॉयल्टी मांगता है, उसका पेटेंट होता है, जिसने इन्वेंट किया, जिसने इन्वेंट किया, उसका 90 रुपीज, इसका मतलब इसका रेट क्या हो गया, 100 रुपीज हो गया। जैसा आज कोविड-19 का दवा नहीं है, बट जिस दिन भी कोविड-19 का दवा बनेगा, वो 10 रुपीज का रहेगा, लेकिन जिस कंट्री ने बनाया, उसका फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, तो उसको 90 रुपीज देना पड़ता है। इसका मतलब जिस दवा का कीमत खाली 10 रुपया है, बिकॉज दे फाउंड, सो दैट कंपनी शुड गेट एन अमाउंट। अगर इंडिया का कोई फाइंड, इसके लिए तो मारा मारी कर रहा है, यूएस बोलते हैं कि मैं बना रहा हूँ, चाइना बोलता है मैं बना रहा हूँ, कौन सक्सेसफुली बनाएगा उसको फायदा, जैसे जो फाइंड आउट किया तो उसका दावा मार्केट में आ जाए। तो 10 रुपए का बना था वो लोग, लेकिन 90 रुपीज वो कंपनी वाला चार्ज करते, क्योंकि हमने इतना मेहनत करके जो फाइंड आउट किया, मेहनत करने के लिए पैसा लगता है हमारा को, लाखों लोग के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट होता है, हजारों डॉक्टर उसके पीछे लगा रहता है, हजारों लैब काम करते हैं वो कंपनी। तो बोलते कि हमने इतना मेहनत करके, पैसा इन्वेस्टमेंट करके, नसीब वो फाइंड आउट कर, नहीं फाइंड आउट किया तो पूरा पैसा डूबता था। इसको बोलते हैं पेटेंट मेडिसिन, जो अपना मेडिकल में मिलता है ना, मेडिसिन, ये सब पेटेंट मेडिसिन। रहेगा 1 रुपए का, बेचेगा 10 रुपए में, रहेगा 10 रुपए का, बेचेगा 100 रुपए में, रहेगा 3,000 का, वो 30,000 का मेडिसिन, एक इंजेक्शन तुम हार्ट अटैक वगैरह तुम तो लाख लाख, 1.5 लाख तक जाता है, 1,50,000, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पेटेंट। बट ये पेटेंट का एक लिमिट होता है, 15 ईयर्स तक ऐसा कर सकते हैं। कोविड का फाइंड आउट करने के बाद 15 ईयर्स तक वो ये फॉर्मूला यूज करने वाले कंपनीज को बोलते कि तुमको हमको पैसे दें, बट ये 15 ईयर्स होने के बाद मजबूत कमा लेते हो, उसके बाद वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो सीधा सीधा दवा कितने में हो जाएगा, 10 रुपए में हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी बनाता है वो 10 रुपए में बनाता है, 90 रुपीज तो देना नहीं पड़ता ना उसको, 90 रुपीज तो उसको पेटेंट देना नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं जेनरिक दवा। जेनरिक दवा बोलेगा तो ऐसा कोई वेस्ट दवा नहीं, 10 रुपीज में बन रहा है, आपका कॉस्टिंग भी 10 रुपीज, ज्यादा ज्यादा कितना देगा वो, 12-15 रुपीज में दे देगा। वो 90 रुपीज जो पेटेंट का पैसा जाता था, वो 15 साल से जा रहा था, 15 साल से जा रहा था, बट अभी वो बंद हो गया, क्योंकि पेटेंट 15 साल तक वैलिडिटी होता है। या फिर उधर लिखा रहता है कि दिस, ये कंपनी कोविड फाइंड आउट करने के बाद 5 ईयर्स, बोले 5 ईयर्स के बाद अपना पेटेंट किसी से भी चार्जेस नहीं कर सकते, दे विल डिसाइड। पेटेंट वाले में तो वो पूछता ना,
कितना खर्चा किया, क्या खर्चा किया, तो फिर इसको कितना दिन अलाउ करना चाहिए, तो वो लोग डिसाइड करते हैं। देयर इज अ रूल। इंडिया में ऐसा जो कंपनी जिसका पेटेंट खत्म हो, ऐसा मेडिसिन जिसका पेटेंट खत्म हो गया, तो ये सब दवा इंडिया वाला बना, मतलब ओल्ड वाला 15 साल पुराना इन्वेंट किया हुआ दवा है, तो हाइड्रोक्लोरो, उसके भी पहले का पुराना, तो इंडिया उसको मस्त 10 में बनाता था, समझा क्या? तो और अभी भी तुम देखेंगे तो ग्रीन कलर का जेनरिक शॉप है इंडिया में अभी भी चलता है। तो आप चले जाओ कोई भी मेडिसिन का वो लेके चले जाओ, और स्ट्रिप रोज स्ट्रिप उसको दे दो, उसको बोलो कि ये एलोपैथी है जिसका पेटेंट चल रहा है, वही दवा वही केमिकल वही कॉम्बिनेशन का जेनरिक दवा भी है, विदाउट पेटेंट वाला कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाला दवा भी। वो स्ट्रिप दिखा देगा ना, ये आपके पास 95 रुपीज का रहेगा, तो शायद वो 15 रुपए में आपको मिल जाएगा, सेम कंटेंट। जैसा क्रोसिन भी अनासिन भी, क्रोसिन भी वही काम करता है, अनासिन भी वही काम करता है, बट एक पेटेंट वाला है और एक विदाउट पेटेंट वाला। जो क्रोसिन, समझा क्या आपको? एग्जाम्पल मैंने बता दिया टीवी का स्टूडेंट को मैं। तो क्या बोल रहा था मैं, फॉरेन प्रोजेक्ट, इंडिया वाला बोलते कि जितना ज्यादा अपन एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट किया मतलब यू आर सेल्फ सफिशिएंट रे। एक्सपोर्ट, अभी समझो मेरा बाजू वाला मेरे से 5,000 मांगा और मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब आई एम सेल्फ सफिशिएंट ना, सेल्फ सफिशिएंट। मतलब मैं मेरा बाजू वाले से मांगा, अरे फिर मेरे को 1,000 रुपये देना, मैं कल दे, अरे मेरे पास नहीं है रे, मतलब यू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। मेरा बाजू वाले के पास भी शॉर्टेज, और मेरा बाजू वाले पास मैंने 5,000 मांगा, तुरंत उसने पैकेट से निकल के दे दिया, बोलते अरे ये तो सेल्फ सफिशिएंट वाला आदमी है, मतलब उसका खर्चा तो चल ही रहा है, बाजू वाले को भी हेल्प कर रहा है। अभी अपन बाजू वाले इसके लिए फुकट में हेल्प करते हैं, बट अभी अपने कंट्रीज, एक कंट्री दूसरा कंट्री को ऐसे ही हेल्प नहीं करती, उनको प्रॉफिट चाहिए। जैसा अभी मैं एक बैंक में जाके हेल्प मांग रहा हूँ पैसा, तो वो इंटरेस्ट लेगा ना, सिंपल बात। तो एक्सपोर्ट मतलब ही वही, एक्सपोर्ट का मतलब ही वही है कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट। एक्सपोर्ट का मतलब ही क्या हो गया, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। और जो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है इज द रिचेस्ट कंट्री, मतलब वो टुवर्ड्स डेवलपमेंट, डेवलप्ड के इसमें जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, फॉरेन प्रोजेक्ट, फॉरेन प्रोजेक्ट बोले तो बहुत सारा कंपनीज को इंडिया एनकरेज करे, देखो तुम इंडिया में रहेगा, तुम 100 रुपये कमाएगा, तुमको 30% देना पड़ेगा, लेकिन तुम फॉरेन में जाके बेचेंगे, वही 100 रुपये तुम आएगा, तो तुम उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, पूरा 100 रुपये तुम। इंडिया में रहेंगे तो 30 रुपीज माइनस करके 70 रुपीज तुमको मिलेगी, तो 30% गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो लेकिन कंडीशन क्या रखता है कि बोले, अभी समझो मैं, मेरे को उन्होंने बोला कि सर आप एक्सपोर्ट करो इंडिया में ना, 1 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, 30% गवर्नमेंट को जाता है, तुमको यूज करने को कितना मिलेगा, 70। लेकिन वही तुम एक्सपोर्ट करेगा, 1 लाख रुपए तुमको मिलता है, तो अपने पास 1 लाख आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट उसको बोलते हैं कि इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, पूरा 1 लाख आपको यूज करने को। लेकिन ये फॉरेन से जो पैसा आता है उसको, अगर इंडिया में रहता तो 30% हमको मिलता था ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बोलते कि तुम ये 30% को अपने पास ही रखो, और वही बिजनेस में तुम वापस इन्वेस्टमेंट करो, और तुम बिजनेस करो, और ये 10,000 तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया, इसको बोलता है फॉरेन प्रोजेक्ट, फॉरेन प्रोजेक्ट, फॉरेन प्रोजेक्ट रिसर्च। तो बहुत सारा कंपनीज क्या करता है, फॉरेन की तरफ जाता है, इंडिया में तो बनाते ही बनाते हैं, और वो कोशिश करते चल फॉरेन में जाएगा तो अपने को 30% टैक्स इंडिया में भरना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट बोलते कि तुम वो 30% तुम्हारे ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तुम मालूम बड़ा पार्टी पीटी किया उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 30,000 अपने पास ही रखो, हमको मत दो, तुम्हारा ही है। लेकिन ऐसा फिलहाल मान के चलो कि देता तो क्या होता था, हाँ 30 रुपये, 30,000 तुम तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, समझा क्या आपको? तो प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी बेचता हूँ, 10,000 का टीवी खरीद के लेके आता हूँ, 20,000 में बेचता हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट होता है, 10,000। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि तुमको कितना मिला, 20,000 ना, तो 20,000 में अभी 2 टीवी खरीद के लेके आओ, तो 10,000, 10,000 का 2 टीवी हो जाएगा, फिर आप उसको बेचो। तो मतलब आपका प्रॉफिट को आपके बिजनेस में ही तुम इन्वेस्टमेंट करो, इसको बोलते हैं कि बैक टू यूर बिजनेस, खर्चा मत करो।
इसको बोलते फॉरेन फॉरेन से आया हुआ जो पैसा है, बचा हुआ टैक्स बचेगी, उसको आप क्या करो अपने पास, तो उसको तुम यूज मत करो इसके लिए, बाकी किसके लिए, इसको देने के लिए, उसको देने के लिए, बिजनेस में यूज कर सकते हो। Therefore, इधर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व्स आपको क्या नहीं करना है, नहीं लेना, इसके लिए मैंने लिया भी, डैश किया ना, ये तुमने उसको कट कर, ये अच्छा कट किया तो दिख रहा क्या क्या हमने उड़ा दिया, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, और एक ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बोले तो क्या मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी नहीं लिया जाता है, उसका रीजन क्यों है मैं आपको बताऊँ। कुछ कुछ कंपनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, तो बोलते इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनका काम ही वही है, इन्वेस्टमेंट करो पैसा आ जाए। सपोज ऐसे मान के चलो, रिलायंस आपसे पैसा मांगा, आपने दिया 40,000, और वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट इधर, मतलब ऐसे नहीं कि उनके पास रखते, वो लोग भी खर्चा करता है ना, उसको फिर प्रॉफिट आता है, समझे क्या आपको। बट कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो लॉस भी होता है, 40,000 का 80,000 भी बन सकता है, और 40,000 का 10,000 भी बन सकता है, और पैसा किसका, पब्लिक आना है, पब्लिक चिलम चिली करे। ये लोग क्या बोलते हैं कि जब तुमने इन्वेस्टमेंट किया 40,000 और तुमको जब 80,000 मिला था, 40,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आपको कितना मिला, 80,000 मिला, तो जब 80,000 मिलता है ना, उसमें से कुछ पैसा आप साइड में निकाल के रखो, क्योंकि हम कभी और कोई टाइम पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट किया और उसमें लॉस हो गया, तो हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जब ज्यादा पैसा आता है तो उसमें से कुछ पैसा आप क्या करो, साइड में निकाल के रखो। हमने 40,000 इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आया डबल, तो उसको खर्चा मत कर देना, क्योंकि पैसा किसका है, पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक को आप ज्यादा देगा ना, कुछ नहीं बोलेगा, जिस दिन आपको कम करेगा ना, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा रहा हूँ, बीच में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दिया, मैंने जो पढ़ा है ना वो कोई पूछेगा नहीं, वो खाली पूछे सर वो क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ा है नहीं, कैसे लिया आपने, बराबर है क्या। तो कंपनी वाला भी वही 40,000 आपको देगा, आप रिटर्न उनको प्रॉफिट देगा तो वो कुछ बोलेगा नहीं। जिस दिन तुम बोलेगा कि अरे हमने 40,000 तुम्हारा इन्वेस्टमेंट किया लॉस हो गया, तो उस दिन बोलेगा तुमको अक्ल नहीं है, चालू हो जाएगा ना, हमारा पैसा रिटर्न कर, बोले मैं बैंक में रखता था, मेरे को इतना मिलता था उतना मिलता था, तेरे पास रखा फुकट, लॉस में चला। कंपनी एक्ट बोलता है, कंपनी का कानून बोलता है कि तुम जब पैसा आता है और तुम इन्वेस्टमेंट किधर करते हो, जनरल पब्लिक का पैसा, और उसमें जो तुमको प्रॉफिट आता है और थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, तो उसको आप क्या करो, एक साइड में निकाल, कि कल हम किसी का इन्वेस्टमेंट किया उसमें लॉस हुआ तो आप उसमें कंपनसेट कर सकते हैं। जैसा एक एग्जाम्पल, 40,000 आपसे लिया गया था और आप इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक्चुअली इसमें देयर आर रूल्स, देयर आर मेनी टॉपिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और मिला कितना, 80,000 मिला, कितना मिला, 80,000। फिर बाद में हमने कुछ शेयर होल्डर से पैसा लिया, उधर भी 40 लिया मान लीजिए, फिर हमने उधर किसको तो इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसमें कुछ हमको 60,000 मिला था, कितना मिला, 60,000, कितना मिला, 60,000। फिर okay. उसके बाद 40,000 रुपीज और एक बार हमने लिया था, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट किया इसमें हमको कल ही 10,000 मिला, 30,000 लॉस में। तो बोलते कि जब पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें आपको 40,000 प्लस मिला, तो आप उसमें से कुछ अमाउंट साइड में निकाल के रखो, 30,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कुछ प्रॉब्लम हो तो। अभी ये उसके बाद अभी इसमें कुछ 20,000 आपको एक्स्ट्रा मिला, उसमें से तुम क्या करो, 10,000 निकाल के रखो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। मतलब आज हमको प्रॉफिट है लेकिन कल किसी प्रोजेक्ट में आपको लॉस हुआ, अभी देखो इधर लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया रे, कितना लॉस हुआ, 40,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपको मिला कितना, ओनली 10 ही मिला, इसका मतलब कितना लॉस हुआ, इधर 30,000 का लॉस। सो ये जो 20 और 10,000 है, ये जो लॉस है, तो पहला निकाल के रखो, उसमें तुम कंपनसेट कर सकते हो, बाहर वाले को पता ही नहीं चलेगा, उनको बोलने का 40 डाला था 40 रिटर्न आया,
बोला अरे तो लॉस है, वो तो लॉस प्रॉफिट तो होते रहता है। देखो इधर हमने कितना डाला था, 80 मिला, साइड में कितना निकाल के रखा हमने, 20, प्रॉफिट हुआ ना 40 का। देखो 40 का प्रॉफिट, थोड़ा इधर ध्यान दो प्लीज। 40 इन्वेस्टमेंट किया, मिला 80, प्रॉफिट कितना 40,000, लेकिन इसमें से इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मैंने निकाल के रख दिया कितना, 20,000, इसमें से 20,000 निकाल दिया और उसको बोला कि प्रॉफिट इज ओनली 20,000। प्रॉफिट 20,000 भी कम नहीं है, ध्यान में रखो। 40,000 में आपको 20,000 मिला करके तुम बोलेंगे तो भी 50%। मतलब आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको 2 लाख मिल रहा है, डबल मिल रहा ना। मैं कुछ बता रहा हूँ। तो दूसरा बार हमने जब इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें कितना मिला, 60,000 ही मिला। कितना प्रॉफिट हो गया उसमें, 20,000। तो हमने क्या बोला, इसमें से 10,000 साइड में निकाल के रख दो, इधर डाल दो और लोगों को बताओ कि 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ। 40,000, लेकिन इसमें 40,000 नहीं मिला, कितना मिला, ओनली 10,000 ही मुझे मिला। ये लॉस प्रोजेक्ट हो। अब ये लॉस कितना लॉस है, 30,000 लॉस। तो अगर ये 30,000 का लॉस हम बताएंगे तो प्रॉब्लम होने का चांस, बिजनेस वही है, पैसा वही है, सब कुछ वही है, हम लोग हमारी कंपनी भी वही है, बट लॉस हो गया क्या करेगा। लेकिन अगर तुम कुछ साइड में पैसा निकाल के रखा रहेगा तो इधर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। जैसा पिताजी करते कभी कभी, पगार आया 40,000, मम्मी के हाथ में दिया 20,000, 10,000 उन्होंने अकाउंट में रख लिया। एक्चुअली आता है अकाउंट में ही आता है। मम्मी बोले कि पगार नहीं लेके आया, बोले कि हाँ 30,000 लेके आया। 10,000 हमने साइड में निकाला, बोला ही नहीं, और कंपनी 30 ही दी है। तो अभी मैं मम्मी को 30,000 मिला करके बता रहा हूँ, तो मम्मी कितना खर्चा करेगी, 30,000 ही खर्चा करेगी, उसके ऊपर तो नहीं कर सकती। 10,000 बैंक में पड़ा है, फिर वापस अगले महीने में 40,000 पकड़ आया, तो पिताजी ने 32,000 दिया, 8,000 साइड में रखा था। फिर उसके बाद भी 40,000 पकड़ आया था। फिर बाद में पिताजी उसमें से एक 35,000 निकाला, चाहिए था उनको क्योंकि वो जून के महीने में फीस वगैरह भरने का है। कितना साइड में निकाल के रखा, 5,000 बैंक अकाउंट में पड़ा है। अचानक मम्मी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, 25,000 का बिल आया। पिताजी को टेंशन नहीं, क्यों, उसने रिजर्व करके रखा। कितना, 23,000, उसमें से 23,000 आप यूज कर सकते हैं, बाकी 2,000 में इधर उधर से मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो बड़े बड़े कंपनीज भी ऐसा करते हैं, अलग अलग के लिए, डिविडेंड के लिए, जैसे मैंने हॉस्पिटल का बताया, पैसा निकाल के रखा, लेकिन किसके लिए निकाल के रखा नहीं अपने को मालूम नहीं। पिताजी को लगा कि अरे कभी भी कुछ भी आ सकता है, हॉस्पिटल आया तो दे दी, या अचानक कुछ आया समझो, तो गांव में दादी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो पैसा निकाल के लेके किधर यूज होएगा मालूम नहीं। बट कोई कोई तो यूज करने के लिए रखते हैं, बराबर ये पैसा इसके लिए ही है ऐसा। तो कंपनीज भी क्या था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डिविडेंड देने के लिए रखा है, डिविडेंड अलाउंस रिजर्व, समझे क्या। तो क्या मतलब क्या है वो सब जाने दो, अभी करने का क्या सब वो बताओ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख जो निकल, उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, समझे क्या, उसको यूज नहीं कर सकते। सर उसके नीचे जो आपने बताया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, उसको तो आपने लिया 70,000, वो इसके लिए लिया कि इट इज यूटिलाइज्ड, उसका काम हो चुका है। काम हो चुका मतलब, हाँ जो पैसा हमने निकाल के रखा था उसका काम हो चुका है। तो फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पिताजी स्टडी के लिए निकाल के रखा, पिताजी को टी- खत्म होने का टीवी खत्म होने के बाद उसने पिताजी को बोल के रखा था कि मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं ये वाला कोर्स करने वाला है, उसमें मेरे को एक 20,000 लगने वाला है। पिताजी ने भी बोला और मुझे मालूम है कि ये 3 महीने के बाद लगेगा, तो पिताजी ने क्या बोला, कुछ किसको कुछ बोला नहीं, उनका प्लानिंग उनके हिसाब से चलता है। 10,000 अलग से निकाल के रखा स्टडी जैसा, 8,000, फिर 5 ऐसे 23,000। फिर वो लड़का आके बोला ये हटा देता हूँ, हॉस्पिटल का मैं हटा देता हूँ, हॉस्पिटल का एग्जाम हो गया। अभी जो मैंने पैसा निकाल के रखा है किसके लिए रखा है, हाँ स्टडी के लिए।
तो रिजल्ट आगा, एग्जाम दिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्टिंग में, तो मई हो गया, जून आ गया, जून के अभी एक सेकंड वीक में, मतलब नॉर्मल टाइम रहता तो बताता हूँ। तो उसने बोला कि कोर्स लगाने का, तो मार्कशीट वगैरह आ गया तो गए हम एडमिशन वगैरह। उधर उन्होंने बोला कि सर 20,000 रुपये का फीस, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, उसमें से पैसा निकाला और उसको दे दिया। अब ये 3,000 जो बच गया उसको अभी आप यूज कर सकते हो। जिस पर्पज के लिए मैंने ये रिजर्व बनाया था, जिस पर्पज के लिए हमने ये रिजर्व बनाया था, उसका काम यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड दिस। अभी उसके बाद कितना पैसा बचा, 3,000 बचा। तो अभी इसका जरूरत नहीं है, तो अभी ये जरूरत नहीं, तो ये पैसा यूज कर सकते। समझे कि इसके लिए इधर बताया कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक उसने बताया कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हमने करके रखा है 1 लाख, और एक बताया कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बट उसका काम हो चुका है, इट इज यूटिलाइज्ड, इट इज यूटिलाइज्ड। तो ये वाला अमाउंट मतलब उसका काम हो गया, तो फिर उसको यूज करो। इसके लिए मैंने वो, ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर उसके ऊपर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इधर आपको आके लिखना पड़ेगा। कैपिटल, ये भी कैपिटल रिटर्न करने के लिए रखा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसका स्पेसिफिक कंडीशन होता है, उसको भी तुम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज इक्वल टू कैश। तो भी मैं क्या करता हूँ, लिख के कट, समझे क्या। अभी जो मैंने लिख के कट किया उसको आप नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। आपको मैंने लिख के इसलिए कट किया कि आपको पता चलना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन में दिया बट हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो मैंने आपका, सब चीज़ का थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया। उसके कारण आपका नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ गया रहेगा कि कैसा वर्कआउट होता है, करेगा ना। नाउ अभी मैं आपने समझा, तो नाउ यू कैन टेक द टोटल, ठीक है। टेक द टोटल, टोटल के लिए कितना हो गया इसका, रिजर्व का 5 लाख था, और इसका एक कुछ 20 लाख, 1,20,000, उसका 17 लाख प्लस 50 assets, तो लिखने का ऐसा कोई लॉस नहीं है। 17,20,000। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना चाहिए, सेकंड पॉइंट, क्या सेकंड पॉइंट रहे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद सेकंड पॉइंट इज योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसमें क्या लिखना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा, तो दूसरा ओनर का नाम लिखना पड़ता है। समय किधर भी दूसरा ओनर्स का कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला। इधर आप लिखो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ओनर का पैसा कितना करके हमको, दिस इज ओनर्स फंड्स, ओनर फंड इज 17,20,000। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है 25% ऑफ 25% ऑफ ओनर्स फंड्स। ब्रैकेट में लिखो 17,20,000 जो ओनर का पैसा, उसमें गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से 25% सब ज्यादा आप देख सकते हो। 25% ऑफ 17,20,000 इज इक्वल टू 4,30,000। पहला आंसर आया, पहला आंसर आया। एक ही कंडीशन में करेगा, बाकी का मैं आपको होमवर्क देगा, टाइम हो गया, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं, हाँ, पहला कंडीशन होने के बाद सेकंड कंडीशन इज कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 बता रहे कि डेट और इक्विटी रेट, इक्विटी
ratio after buyback should be 2:1। इसके लिए कंडीशन कैसा करना चाहिए मैंने आपको बताया था। सबसे पहले डेट लिखना चाहिए, उसको डिवाइड बाय 2 करना चाहिए। डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब borrowed funds। डेट का मतलब borrowed funds डिवाइड बाय borrowed funds समझ जाके चेक करना। borrowed funds इधर है, बोलते कि इस कंपनी ने दो जगह से एक 14% डिवेंचर्स है और 5 तो लिखो, दोनों एक स्टेप में ज़्यादा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 14% डिवेंचर भी है और कुछ लोन भी है, ये दोनों बोरो किए। कितना परसेंट लोन रहे? 15%। कितना परसेंट लोन? 15%। इधर लिख दो 15% लोन इज इक्वल टू 4 lakhs। बराबर है? इधर चला जाओ, 15% लोन। इधर जाके लिखो कि जो पहला जो अमाउंट है वो 8 लाख है, दूसरा वाला अमाउंट है 4 लाख। 8 lakhs प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 12 lakhs डिवाइड बाई कितना हो गया? 6 lakhs। बट ये अमाउंट है क्या? मैक्सिमम बायबैक कैसा रहेगा? मैक्सिमम बायबैक is equal to you take owner's funds minus 6 lakhs। ओनर्स फंड्स कितना रहे? हमने अभी भी निकाला था वो। ओनर्स फंड्स ये वाला वो लगता है इधर, तो लिखने का 17 लाख 20 हजार ओनर लोगों का पैसा है, उसमें 6 लाख अगर माइनस करेंगे 11,20,000। तो दूसरा कंडीशन आपको मिला 11,20,000। पहला कंडीशन क्या मिला? पहला कंडीशन में कितना मिला? 4,30,000। सेकंड कंडीशन में कितना मिला? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जो कलर बराबर। उसके बाद तीसरा कंडीशन भी है 25% ऑफ, वो भी ले लो चलो। 25% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। 25% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके लिए क्या करना चाहिए? टोटल कितना लोग अपने को? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद 25%। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। उसके लिए सब में जाके चेक करो कितना लोग। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने का मैंने बताया था, नहीं दिया रहेगा तो उसका चप्पल लेने का उसको मार, मतलब 5 लाख लेने का 10 से डिवाइड कर, तो हमको मालूम पड़ता है कि 5 लाख अमाउंट को अगर आप डिवाइड करते हो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 10 इस 50,000 लोग। तो जाके देखो 50,000 लोग, उसमें से 25 जन को तुम रिटर्न करना चाहते हो, तो 50,000 मल्टीप्लाइड विथ 25% इज इक्वल टू 12,500। तो ये मैक्सिमम अमाउंट निकालना पड़ेगा क्या? 12,500 शेयर्स है, उसको मल्टीप्लाइड विथ सेटलमेंट प्राइस। सेटलमेंट प्राइस कितना? 12,500 मल्टीप्लाइड विथ सेटलमेंट प्राइस हमने किधर दिया क्या? चेक करो, इधर देखो, उधर बता, इधर बायबैक प्राइस सेटलमेंट विल बी 50 रुपीज 50। तो 12,500 multiplied with 50 which is equal to 6,25,000।
ये हो गया तुम्हारा तीसरा अमाउंट। तो मैक्सिमम बायबैक क्या रहेगा? मैक्सिमम बायबैक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, whichever is less। तो अभी जो पॉइंट हमने मारे 6,25,000 और 11,20,000। 4,30,000। whichever is less, whichever is less, that is rupees कौन सा वाला लेगा रे? 4,30,000। 4 लाख इतना मचमच करने के बाद हमको पता चला कि 4,30,000 रिटर्न कर सकते हैं हम। कितना रिटर्न कर सकते हैं? 4 लाख तक। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी bought back, to be bought back। अपना ऑनलाइन लेक्चर्स का मिसयूज मत करना। बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि बहुत मिसयूज कर रहा है, अपने दोस्त लोगों को बता रहा है, ये बता रहा है। अगर मुझे या फिर क्लासेस को पता चला कि लोग मिसयूज कर रहा है बिकॉज इट इज इन पब्लिक डोमेन, तो फिर मैं वो रोल नंबर को रिजेक्ट करेगा और पैसा भी आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट मिस यूज दी साइट्स। क्लासेस का इनकम के ऊपर तुम तकलीफ मत देना, ये सब लोग तकलीफ में, तो आपको भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं आपका 2,000 से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लीज़ आप, और आपका वो फीस में भी एडजस्ट हो जाएगा ना रे। ऐसा तुम कुछ पैसा बचा के या फिर ऐसा कुछ करके कुछ होने वाला नहीं, मुझे भी नहीं होता है। तो प्लीज़ मिसयूज मत करो, उसको गलत इस्तेमाल मत करो। अगर हमको मालूम पड़ा कि गलत इस्तेमाल करा तो योर रोल नंबर गेट कैंसिल, आपका फीस भी मैं जो भी आपका लेक्चर्स हुआ उसको कट करके वापस दे दूँ। तो वो यूज़ मत करो, क्योंकि अभी कैसा ऑनलाइन है तो आपको मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, बट मिसयूज मत करो। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, क्लासेस की तरफ से रिक्वेस्ट है। हम मेहनत किया, आप देखो बाकी का ऑनलाइन लेक्चर्स भी आप देख लो, बहुत मेहनत करके हमने बनाया। आपको ऐसा किधर भी ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हर एक चीज को आपको पता है, बट आप मिस यूज मत करो। जैसे बोलते ना, क्लासरूम में तुम बैठा है और तुम मिसबिहेवियर कर रहा है, तो हमारा फिर हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। मालूम है ना आपको, तुम बात कर रहा है, कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, हमको लगा कि हमको तकलीफ हो रहा है, क्या करते हैं हम उसको बोलते चल तू बैग ले, चल कर। वैसे इधर भी हम कर सकते हैं, वो मत करो। मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट, आप सोशल मीडिया में बैठा है, सब कुछ है, तुमको सब कुछ मालूम है, ऑनलाइन तुम ऐसा अल्टी पल्टी उल्टी कर सकते हैं, सब मालूम है मुझे, लेकिन प्लीज मिस यूज मत करना उसको, जिसके कारण क्लासेस का नाम खराब हो जाए या फिर क्लासेस का कुछ तकलीफ हो जाए। ठीक है, चलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या करना चाहिए? इधर क्या लिखेंगे हम? मैक्सिमम अमाउंट अभी जो हमने फाइंड आउट किया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइडेड बाय सेटलमेंट प्राइस। ये सब हमने किया रहेंगे, ध्यान में रखो, कोई भी नया पॉइंट में लिख नहीं रहा हूँ। इधर आपको कितना लिखना पड़ेगा? 4,30,000 रुपीज हमने फाइनल किया था, डिवाइडेड बाय हर एक शेयर होल्डर्स को हमको कितना देना पड़ेगा? 50 इसका मतलब 4,30,000 डिवाइड बाय 50 विच इज इक्वल टू 8,600 नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। अभी क्या क्या बाकी है फिर इसमें? अभी 8,600 शेयर्स को रख के आपको क्या करना पड़ेगा? स्कीम बनाना। स्कीम मालूम है ना आपको? ये आपको होमवर्क करने का, क्योंकि मेरे को अभी एमकॉम का लेक्चर है पीछे पीछे, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगली बार से आपका क्वेश्चन बहुत रैप में लेगा, फास्ट में लेगा, आपको रैपिड में लेगा, क्योंकि आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, आप बना लो, मैं भी बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कल जो होमवर्क दिया वो भी मैं आपको वापस सॉल्व करने वाला हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो, बट मैं आपको बता देगा तो आपको आइडिया। ठीक है, स्कीम कैसा होता रहे? हाँ, कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। कैपिटल किधर से लेके आएगा? एक बाहर से लेके आएगा, इंटरनल रिसोर्सेज।
प्रीमियम किधर से लेके आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व में से, जनरल रिजर्व में से, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या करेगा रे? पॉइंट नंबर 3, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्री का अगर आपको किसी को चाहिए रहेगा तो मैं आज दे देगा। उसके बाद फोर्थ वन, यू हैव टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। रूल बताया था मैंने, एसेट्स का रूल क्या बताया एंट्री में? डेबिट हुआ तो प्लस, क्रेडिट हुआ तो माइनस। लायबिलिटी का रूल क्या बताया था रे? डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। तो प्लीज आप क्या करो, मेरी तरफ से आप होमवर्क, किसका किसका होमवर्क? यस, योर स्कीम, योर जर्नल एंट्री एंड योर बैलेंस शीट। मैं भी करेगा कल, इसको मैं रफ करके इसके ऊपर ही मैं करेगा। मैं रफ के तो रफ होता मालूम है ना आपको, रफ कर देगा मैं, और उसके ऊपर मैं आपको स्कीम कैसा बनाया आपने, मैं कैसा बना रहा हूँ आप देख लेना। सो दिस इज योर होमवर्क सम। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा और वो जरूरी भी था, बट अभी एक्सप्लेनेशन मुझे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी रिजर्व आएगा तो फटाफट आप लिख सकते हो। ये सम ओनली फॉर रिजर्व के लिए था, तो मैं उसमें करने को आपको बता दूँ। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, और दिस इज आवर एंड ऑफ द लेक्चर्स। होमवर्क मैंने आपको दिया, इसी क्वेश्चन को आप प्लीज होमवर्क करना, कल मैं उसको सॉल्व करके भी आपको बताए। ओके, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ओके, थैंक यू टू ऑल। क्लासेस को प्लीज थोड़ा सा हेल्प करो, प्लीज मिस यूज मत करो। ओके, इज अ रिक्वेस्ट, सेकंड टाइम मैंने आपको उससे रिक्वेस्ट की। नाउ दिस इज आवर एंड ऑफ आवर लेक्चर्स, थैंक यू वेरी मच।